ओके, हाय एवरीवन। हमारा ईएमटी का लास्ट चैप्टर है प्रोबेबली आरसी, एलसी एंड एलसीआर सर्किट। तो मेरे पास इसमें आई डोंट हैव इंग्लिश मीडियम नोट्स, बट डेरिवेशन वाला पार्ट दैट आई कैन एक्सप्लेन। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कहीं पे ये ट्रांसलेटेड चैप्टर मिलता है तो ऑब्वियसली थ्योरी इतनी डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ डेरिवेशन पार्ट वाला पार्ट है जो कि सेम होता है दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए। सो वो वाला पार्ट हम कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट, है ना। इसके अंदर हम आरसी सर्किट पढ़ेंगे। ये आप लोगों के इवन प्रैक्टिकल जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो आरसी सर्किट में सिंपली कुछ नहीं होता है। एक सर्किट होता है, उसमें रेजिस्टेंस होगा, एक हमारे पास उसमें कैपेसिटर होगा कि हम उसमें लगाते हैं, और हमारा बैटरी होगी उसमें। दैट्स इट, है ना। और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पर सीरीज में जोड़ेंगे। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं। जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर क्या होता है, पहले उस बैटरी से वो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होता है। उसके बाद हम बैटरी को रिमूव कर लेते हैं तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो दो चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है, चार्जिंग ऑफ कंडेंसर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर। तो सबसे पहले चार्जिंग के लिए आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम देखिए। ये देखिए, यहाँ पर बैटरी ई दिख रही है आपको। उसके बाद एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मतलब एक्चुअल में की तो यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन इसी की को हम ए से कनेक्ट करेंगे तो हमारे सर्किट में बैटरी इंक्लूड हो जाएगी, और इसी की को अगर हम नीचे कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे सर्किट से बैटरी एक्सक्लूड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। वो आपको आई होप दिख ही रहा होगा। जब ए से कनेक्ट करेंगे तो जो पाथ है मतलब हमारा, वो क्या बनेगा, देखिए जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा बड़ा करते हैं यार इसको। हाँ, जब ए से कनेक्टेड है, मैं पहले की को ए से कनेक्ट कर रही हूँ तो करंट का पाथ कौन सा होगा, बैटरी हमारे पास इस तरह से जाएगी। ये देखिए, आपने की को यहाँ कनेक्ट कर रखा है तो ये यहाँ पे आ गए, और ये इस तरह से करंट फ्लो होगी। करंट हमेशा उस पाथ में जाती है जहां पर क्लोज पाथ हो, तो ऑब्वियसली वो ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर आगे यहाँ पे गैप है, तो करंट सीधे इधर निकल जाएगी। और ये लो, ठीक है। तो हमारा बैटरी जो है वो सर्किट में इंक्लूड हो चुकी है। जब हमें डिस्चार्ज करना होगा तो हम इस की को नीचे कनेक्ट करेंगे। नीचे कनेक्ट करेंगे तो हमारा सर्किट कौन सा बनेगा, सर्किट बनेगा देखो यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, बस ये सर्किट बना। तो इसमें बैटरी का रोल आया ही नहीं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैसे ये जो बैटरी है वो सर्किट के अंदर इंक्लूड हो रही है और एक्सक्लूड हो रही है इस की के ए एंड बी पॉइंट पे शिफ्ट होने की वजह से। चलिए, तो सबसे पहले हम चार्जिंग के अंदर यहाँ पर वही केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं यार, फर्स्ट, हाँ, 11th 12th में पढ़ चुके होंगे आप। तो 11th 12th में आपको पढ़ा है, पता है, आपने केवीएल लगाया है। तो केवीएल का अंदर हमारे पास इस सिचुएशन में क्या है, देखो मैं सर्किट डायग्राम बनाती हूँ हमारे पास। आई होप मैंने डायग्राम इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, हाँ ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर पॉजिटिव है, फिर इधर हमारा आर आ जाएगा, इधर हमारा सी आ जाएगा, और ये वापस क्लोज। ये चार्जिंग के टाइम की स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ई है। केवीएल लगाएंगे तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ओके, अब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में चलो चलते हैं। तो सपोज ये वाला पॉइंट ओ है, यहाँ से अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब हम ओ से इधर जाते हैं तो देखो, मतलब बाकी लोगों का तरीका अलग होता है कि बैटरी के जो भी हमारे पास पोटेंशियल होते हैं उन्हें वो पॉजिटिव लेते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लेते हैं। आई डोंट, मेरा थोड़ा सा अलग है। ये आप सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ेंगे जब हम केवीएल को डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ, जब भी माइनस से प्लस, चाहे वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल हो, चाहे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हो, कैसे भी हो, अगर पोलैरिटी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो समथिंग इज इंक्रीजिंग, तो उस क्वांटिटी को हम पॉजिटिव लेंगे। और कहीं पर हमारी पोलैरिटी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब मैं इधर से इधर जाऊंगी तो सबसे पहले ई का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपन मूव कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव मैंने बताया था, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पर देखो ई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ओके, उसके बाद हमेशा करंट जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में से फ्लो होती है, देखो ये रेजिस्टेंस होता है आर, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा, तभी तो वो हाई से लो की तरफ फ्लो हो रही है। तो हम जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अगेन वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो आपको नेगेटिव क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। इससे पहले आप नेगेटिव से पॉजिटिव आए थे, अब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में कितना होगा, आई आर लेना पड़ेगा विद नेगेटिव साइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई
माइनस आई आर। चलो आगे चलो, अब इस दिशा में आ गए हम, कैपेसिटर के पास आ गए। कैपेसिटर के अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कैपेसिटर की जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट विल हैव पॉजिटिव चार्ज, एंड कैपेसिटर की वो प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी विल हैव नेगेटिव चार्ज। सो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव होगी, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव। तो जब हम नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वंस वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वी हैव टू टेक दिस क्वांटिटी एज नेगेटिव। हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, और वो हमें पता है Q बाई सी होता है। तो माइनस का Q बाई सी इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने इस लूप के अंदर KVL लगाया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर KVL को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एज फॉर नाउ कंसीडर दिस, ठीक है। तो हमारे पास आई आर को दूसरी साइड में ले जाओ तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, या फिर ई की वैल्यू निकाल लो तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या हो रहा है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जैसे जैसे चार्ज होता है जाहिर सी बात है क्यू की वैल्यू कैपेसिटर पे बढ़ती जाती है। तो कुछ समय बाद मान लीजिए कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है उस वक्त अगर उस पर चार्ज क्यू नॉट है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, क्यू नॉट अपॉन सी, राइट। रिमेंबर वन थिंग, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो बैटरी ने अपनी सारी जो पावर है वो कैपेसिटर को दे दी। तो अब बैटरी के पास कुछ बचा नहीं है करंट फ्लो करवाने के लिए। इन दैट सिचुएशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे करंट 0 मिलेगी, क्योंकि सारा का सारा करंट कैसे आती है, जब चार्ज का फ्लो सर्किट में होता रहता है। लेकिन अब चार्ज का फ्लो होने के लिए चार्ज ही नहीं बचा, क्योंकि सारा चार्ज किसके पास चला गया, कैपेसिटर के पास स्टोर हो गया। तो इस कंडीशन में ऊपर वाली इक्वेशन में करंट की वैल्यू 0 रखो। तो देखो आई की वैल्यू जब 0 रखेंगे उस वक्त क्यू की जगह क्या रखेंगे, क्यू नॉट, क्योंकि ये मैक्सिमम चार्ज है। तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ यही लिखा है कि आर के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाता है, तो हमारे पास करंट 0 हो जाएगी। अब हमारे पास E की वैल्यू जो है क्यू नॉट बाई सी, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 ये थी क्यू बाई सी प्लस आई आर। इसमें हम E की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये क्यू नॉट बाई सी पुट करेंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। देखिए ठीक है, हम जानते हैं करंट कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। तो हमारे पास यहाँ पर हम कहाँ गई ये री करंट, इस करंट को यहाँ से लिख लेते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू आर डी क्यू अपॉन डी टी। और इस आर को भी नीचे लेके आओ यहाँ पे, तो हमें एक्सप्रेशन नंबर 4 मिल जाएगा। ओके, यहाँ से Q वाले पार्ट को आप नीचे लेके आ जाओ और dt को आप ऊपर लेके चल जाओ, तो इक्वेशन ये वाली मिल जाएगी। दोनों साइड में कर देते हैं हम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप बताए dt का इंटीग्रेशन तो सिंपली कितना होता है, t होता है, तो t अपॉन आर सी सम कांस्टेंट a। और ये देखिए डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू, 11th 12th के अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ा होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं क्यू नॉट माइनस क्यू को मान लीजिए x, और क्यू नॉट कांस्टेंट है। क्यू नॉट कांस्टेंट इसलिए क्योंकि वो मैक्सिमम चार्ज है, और वो किसके इक्वल था हम जानते हैं, E इज इक्वल टू कितना था, क्यू नॉट बाई सी। तो यहाँ से अगर क्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, E इंटू सी। E भी आपका कांस्टेंट है, C भी आपका कांस्टेंट है, तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ माइनस क्यू है। तो माइनस का डी क्यू कैन बी रिटर्न एज डी एक्स। यहाँ पर पुट करेंगे तो डी क्यू की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, डी क्यू की जगह आ जाएगा माइनस का डी एक्स, और नीचे ये इसकी जगह आ जाएगा x। तो कितना हो जाएगा, माइनस का log x, और x को हमने क्या माना है, क्यू नॉट माइनस क्यू। तो ये देखिए माइनस का log क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू दिस। अब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इनिशियल कंडीशन से। तो शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर अनचार्ज था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, यानी कि t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा 0। तो जब हम t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू 0 रखते हैं तो देखो t इक्वल टू 0 करने से ये टर्म हो जाएगा 0, और q इक्वल टू 0 भी कर दो, तो यहाँ से तो बचेगा माइनस का log क्यू नॉट जो कि यहाँ लिखा है, इधर से बचेगा ओनली a जो कि यहाँ लिखा है। अब ये a की वैल्यू वापस इक्वेशन 5 में पुट करो, और इक्वेशन 5 को एज इट इज रखना है। तो इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड तो ये रहा, राइट हैंड साइड में आपके पास कितना है, यस यहाँ पे देखो माइनस का क्या किया है, जस्ट अ मिनट, इक्वेशन 5 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 5 थी हमारी,
इक्वेशन 5 में क्या किया है, हमें हमें हमारे पास ए की जगह रखना है ना, तो ए की जगह क्या रखना है, माइनस का लॉग क्यू नॉट। तो ए को हटा के क्या रख देते हैं, माइनस का लॉग क्यू नॉट। अब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर ये प्लस आ जाएगा, ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और ये वापस प्लस हो जाएगा। ये देखिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a बाई बी। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा, राइट हैंड साइड में एज इट इज रहने दो। log को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल, या दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल ले लो, इधर एक्सपोनेंशियल ले लो, इधर भी एक्सपोनेंशियल ले लो। e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ तो पूरी एज इट इज क्वांटिटी आ जाएगी, और ये इधर टर्म आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर q की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, राइट। इसको इधर लेके आओ तो क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी विल बी इक्वल टू, और इस क्यू को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा क्यू। तो यही देखो इक्वेशन नंबर 6 आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे, हमें मिला है Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी। देखो टाइम को बढ़ाओ, टाइम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ई की पावर माइनस टी वाला फैक्टर। अगर टाइम बढ़ाएंगे तो आगे नेगेटिव साइन होने की वजह से ये क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। और अगर ये क्वांटिटी घट गई तो ये 1 आगे फिर से यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है। अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो ओवरऑल ब्रैकेट वाली क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आगे नेगेटिव है। यानी कि 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी जो है ये क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी। इसका मतलब आपका जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो टी इंक्रीज होने से सीधा सीधा आपका क्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा है तो कैपेसिटर, तो ये बताता है कि आपका एक्सपोनेंशियल जो है वो ग्राफ बन रहा है। अब एक टर्म होता है टाइम कांस्टेंट। अगर एक्सप्रेशन में हम टी की जगह रख दें तो टो सी है ना, टो सी का मतलब बताऊंगी, फिलहाल इसकी वैल्यू है आर सी। तो क्यू आपके पास कितना था, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी था ना, टी की जगह क्या रखना है, आर सी रखना है। नीचे पहले से आर सी था तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.63 टाइम्स क्यू नॉट, या फिर परसेंटेज में लिखो तो 63% ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारा क्या है, मैक्सिमम चार्ज है, यानी किसी टाइम टी पर, और वो टाइम कितना है, आरसी के इक्वल है। वो टाइम कितना है, आरसी। तो जितने टाइम में कैपेसिटर पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू जीरो से बढ़ते 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 अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए, उतने टाइम को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आर सी के बराबर होती है। ओके, ये हमारे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है। चलिए आरसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एक चीज और है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इसको स्किप कर सकते हो, बाकी समझना चाहो तो आई कैन एक्सप्लेन यू। इक्वेशन नंबर 4 देखनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए, इक्वेशन 4 देख लो यार, मैं इरेजर से, ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 ये है, डी क्यू बाई डी टी क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी, है ना। एग्जाम में नहीं लिखे आना है पर देख लीजिए। तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी था क्यू नॉट माइनस क्यू, नीचे था आर सी, उस आर सी की जगह हमने क्या लिख दिया, टो सी। तो यहाँ से पता चल रहा है डी क्यू बाई डी टी जो है वो टो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा टो, अगर टो बढ़ेगा तो डी क्यू बाई डी टी जो है वो डिक्रीज, यानी कि चार्ज होने की जो रेट है, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी क्या बताता है आपको, ऑब्वियसली टाइम के साथ चार्ज का चेंज ही तो बता रहा है। तो टो का मान जितना ज्यादा होगा चार्ज के इंक्रीज होने की रेट उतनी ही कम होगी। और अगर चार्जिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली चार्ज होने की रेट घट रही है, धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे चार्ज होगा तो जो कैपेसिटर है वो बहुत लेट चार्ज होगा ना, बहुत देरी से चार्ज होगा। सिमिलरली अगर टाइम कांस्टेंट का मान कम होगा तो ये स्पीड से चार्ज होगा, क्योंकि रेट बढ़ जाएगी, डीके ऑफ करंट। आई की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 में क्या मिला था हमें, डी क्यू बाई डी टी, अभी जो मिला था इक्वेशन नंबर 4 ही देख लो पहले। डी क्यू बाई टी क्या होता है, करंट होता है। तो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है आई इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी, और क्यू की वैल्यू हमारे पास होती है ये। तो यहां से अगर क्यू आपके पास है, देखो क्यू आपके पास है तो करंट किससे निकलेगा,
हाँ, Q हमारे पास था Q नॉट 1 माइनस टी अपॉन आर सी। अगर मुझे करंट चाहिए तो करंट कितनी होती है, डी क्यू बाई डी टी, यानी जो एक्सप्रेशन आया है उसका टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q नॉट तो कोफिशिएंट है, 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 माइनस एक्सपोनेंशियल का एज इट इज होता है माइनस टी बाई आर सी, और फिर जो ऊपर फैक्टर होता है उसका भी होता है, उसका कितना हो जाएगा -1 बाई आर सी, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में टी का 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट -1 अपॉन आर सी आ जाएगा। ये आपको मिल रहा है क्यू नॉट, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू नॉट अपॉन आर सी, ये आर सी लिखा है मैंने, और ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये हमारे पास करंट है। नाउ इन दैट केस अगर आपका टी इंक्रीज हो रहा है तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टी बढ़ेगा आगे नेगेटिव साइन होने की वजह से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब कैपेसिटर शुरुआत में चार्ज होता रहता है तब आपके पास धीरे धीरे करंट की वैल्यू घटती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए चार्ज चाहिए, और चार्ज तो सारा कैपेसिटर ले रहा है धीरे धीरे, तो सर्किट में चार्ज की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी एंड उसकी वजह से हमारा करंट जो है वो कम मिलेगा। मैं बोलते बोलते थक गई। चलो, तो करंट हमारे पास आ चुका है क्यू नॉट अपॉन आर सी, एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। हम जानते हैं ई क्या था, ई था हमारा क्यू नॉट बाई सी, तो इसमें क्यू नॉट और सी को मिला के रख दो ई, और रिमेनिंग कितना आ जाएगा आर, तो ई बाई आर आ चुका है हमारे पास। ई अपॉन आर को सपोज हम लिख लेते हैं आई नोट, है ना, आई नोट, जो कि मैक्सिमम करंट है। वाई, क्योंकि आपके पास करंट की वैल्यू आई है ये, यानी किसी भी टाइम पे आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, हमने अभी भी देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब करंट मैक्सिमम कितने मिल सकती है, टी इक्वल टू जीरो पर। टी इक्वल टू जीरो पर ई की पावर जीरो बनेगी, ई की पावर जीरो होती है 1, तो ये आपको मैक्सिमम करंट मिलती है। तो मैक्सिमम करंट हमारे पास कितनी है, आई नोट है, और उस आई नोट की वैल्यू क्या होगी वो आपके पास लिखा हुआ है, आई नोट इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन आर सी भी हो सकता है, ई अपॉन आर भी हो सकता है, जो कि टी इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू है। करेक्ट। अगेन अगर करंट के एक्सप्रेशन से आपको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू देनी है तो क्या होगा कि टी टो इक्वल टू आर सी, इतने टाइम में करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाती है। ऐसा हमने क्यों बोला, देखो, क्योंकि करंट का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ रहा है आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अगर यहाँ पर टी की वैल्यू आर सी के इक्वल रख दो तो आई इज इक्वल टू आ रहा है आई नॉट ई रेस टू पावर -1, विच इज आई नॉट अपॉन ई, विच इज 0.37 टाइम्स आई नॉट, या फिर यूं कह सकते हो 37% ऑफ आई नॉट। इसका मतलब इन दिस टाइम करंट जो है वो डिक्रीज होते 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 होते, क्योंकि घट रही है ना करंट टाइम के साथ बढ़ने से, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा करंट की वैल्यू डिक्रीज होते होते अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना रह जाएगी, 37% रह जाती है। किस टाइम में, आरसी टाइम में, और इस आरसी को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो एग्जाम में अगर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है तो डोंट वरी, आप चाहो तो चार्जिंग वाले एक्सप्रेशन से, मतलब क्यू के एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हो, 63% वाला जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और करंट के एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हो, तो ये 37% वाला देना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट चार्जिंग। अब हमारे बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। जब हमें डिस्चार्ज करना है तो जाहिर सी बात है कि की को ए पॉइंट से डिस्कनेक्ट करके बी पे अप्लाई करना है, तो देखो यहाँ से भी बी लगा दिया, तो बैटरी वाली जो ब्रांच है वो हमारे पास, इसमें करंट आएगी नहीं, क्योंकि अगर इसमें जाएगी तो आगे जाके कहाँ जाएगी, यहाँ तो ब्रेकेज है, पाथ नहीं है, तो बैटरी हमारी वो नहीं रही है। तो हमारे पास अब ध्यान रहे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल था तो इसने कैपेसिटर के इस पार्ट को पॉजिटिव किया था और इसको नेगेटिव किया था, तो जब बैटरी नहीं रहेगी, जब बैटरी नहीं रहेगी तो सर्किट क्लोज है, तो सर्किट में करंट फ्लो करवाने की जिम्मेदारी किसके पास आती है, कैपेसिटर के पास आती है। तो कैपेसिटर उस वक्त एक बैटरी की तरह बिहेव करता है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। ये कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करता है और ये अपने अंदर से करंट फ्लो करवाता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज होता है तो अपने अंदर से चार्ज निकालता है, और उसी चार्ज की वजह से सर्किट में करंट आती है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब ये करंट इस डायरेक्शन में निकलेगी, तो इस डायरेक्शन में निकल के करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। यानी कि हमने देखा था चार्जिंग के टाइम पे, क्योंकि बैटरी की वजह से फ्लो हो रही थी तो वो क्लॉकवाइज हो रही थी, अब कैपेसिटर फ्लो करवा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवा रहा है। तो हमें ये डायरेक्शन देखते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन से भी ये चीज हम प्रूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कि करंट की डायरेक्शन डिस्चार्जिंग के केस में उल्टी हो जाएगी। एनीवेज एक्सप्रेशन हमारा वो का वही रखेंगे। हमारे पास जो फॉलो किया था ई माइनस क्यू बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, ये हमें चार्जिंग के टाइम पे मिला था। अब हमारा ई हट चुका है, बस ई को जीरो कर दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो। नेगेटिव नेगेटिव को राइट हैंड साइड में भेज के पॉजिटिव कर लीजिए, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी।
करंट हमारे पास dq बाई dt होती है, तो इस I की जगह यहाँ पे रखा dq बाई dt। यहाँ से आप dq अपन q को रहने दीजिए, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। दोनों साइड में आपने इंटीग्रेशन किया है, तो इधर dq बाई dq का हो जाएगा ln q, और इधर माइनस का t बाई rc प्लस सम कांस्टेंट b आपका लग चुका है। b की वैल्यू हम निकालेंगे इनिशियल कंडीशन से। क्या? क्योंकि इस बार हमने टाइम को 0 कब किया है? जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी को डिस्कनेक्ट करते वक्त, बैटरी को जैसे ही डिस्कनेक्ट किया उसी वक्त हमने हमारी घड़ी को चालू किया। तो घड़ी में सबसे पहले क्या आया हमारे पास? t इक्वल टू 0 आया। उस वक्त हमारे कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज है, ध्यान रखना, उस वक्त हमारे कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज है, क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने बैटरी को हटाने से पहले कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया था। तो इस सिचुएशन में आपका जो t इक्वल टू 0 है, उस वक्त q की वैल्यू क्या रहेगी? q नॉट। जबकि चार्जिंग के केस में क्या किया था? चार्जिंग के केस में t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू 0 था, जबकि डिस्चार्जिंग के केस में t इक्वल टू 0 पर आपका चार्ज कितना है? मैक्सिमम, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पे आपने कैपेसिटर अनचार्ज लिया था और बैटरी का काम था उसको चार्ज करना। अब आपके पास कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो हमारे पास अगर ये सिचुएशन रखेंगे तो q की जगह रखेंगे q नॉट और t की जगह रखेंगे 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log q नॉट आ जाएगी। वापस ये b की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इस q को उधर भेज दो, तो q अपॉन q नॉट हो जाएगा, ये माइनस का t अपॉन rc हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन से दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो q बाई q नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस t बाई rc, और यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q नॉट e की पावर माइनस t बाई rc। तो अब देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है q का मान घट रहा है, राइट? जबकि उस वाले केस में क्या हो रहा था? पहले वाले केस में बढ़ रहा था। साफ साफ पता चल रहा है कि टाइम बढ़ने से अगर Q का मान डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है। अब हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो Q वर्सेस T का ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए, तो चार्जिंग के केस में हमने देखा कि T बढ़ने से Q की वैल्यू बढ़ रही थी, वो भी एक्सपोनेंशियली। तो ग्राफ मिल रहा था चार्जिंग के केस में ये वाला, और मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट तक पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पे जाते जाते। डिस्चार्जिंग के केस में अभी देखा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्यू का मान घट रहा है, वो एक्सपोनेंशियली। तो ये क्यू नॉट से डिक्रीज होते 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 इन्फिनिटी टाइम तक आपके पास 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी क्यों बोला मैंने? क्योंकि क्यू की वैल्यू आ रही है क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो आपके पास ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, जो कि क्या होती है आपके पास 0। तो ये 0 आएगा कब? जब आपका इन्फिनिटी। इसलिए ग्राफ आगे टच नहीं कर रहा है, देखिए ग्राफ आगे जाके इस तरह से ही रहेगा, टच नहीं करेगा। ओके, करंट की वैल्यू जहां तक देखें तो करंट हमें कैसे मिलेगी? जस्ट अ मिनट। करंट हमारे पास क्या होता है चार्जिंग के केस में? आई होता है डी क्यू बाई डी टी। हमारे पास क्यू कितना है? क्यू हमारे पास है क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ से डी क्यू बाई डी टी निकाल लिया। डी क्यू बाई डी टी कितना जाएगा? क्यू नॉट एज इट इज रहेगा, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी और माइनस 1 बाई आर सी। तो ये आपके पास मिल रहा है माइनस का क्यू नॉट अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये हम जानते हैं आई नॉट है, तो माइनस का आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ध्यान रखिए ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ साइन के लिए, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई है, बाकी करंट का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो चार्जिंग के टाइम पे क्योंकि करंट आपके पास आई के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो ऊपर आपके पास चार्जिंग के केस में आया था ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और डिस्चार्जिंग के केस में आ रहा है माइनस का आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ग्राफ इसमें भी डिक्रीजिंग बनेगा और इसमें भी डिक्रीजिंग बनेगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव साइड में बनेगा चार्जिंग में, इसमें नेगेटिव साइड में बनेगा। दैट्स इट, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप कर सकते हैं। नाउ आई होप ये लीकेज मेथड वाला शायद सिलेबस में नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है ये, है ना, ये लीकेज मेथड वाला। हाँ, इसके बाद हमारा है एल आर सर्किट, है ना, ट्रांजिएंट बिहेवियर। अभी हमने आर सी पढ़ा था, अब हमारे पास एल आर है। कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ सी की जगह आर लगा एल लगा देंगे। तो ये देख लीजिए सर्किट सेम टू सेम वही है, सी की जगह बस एल लग चुका है। इसमें हमारे पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होता है क्योंकि वो कैपेसिटर केस में होता है। तो इसमें अपन ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट, यानी कि करंट बढ़ना और करंट का घटना, ये दो लेते हैं। तो सबसे पहले आप ग्रोथ ऑफ करंट देखेंगे तो यहाँ पे हमें बैटरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो देखो ये हमारा सर्किट यहाँ से जुड़ जाएगा। इस वक्त हमने बी से कनेक्ट नहीं किया है, तो करंट इसमें फ्लो होगी इस तरह से,
जाएगी, एल में से वापस आएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, वापस इधर आ जाएगी। इस ब्रांच में कुछ भी करंट नहीं जाएगी। हमने अभी अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब करंट फ्लो होती है तो एल के अंदर हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है कितना, ये माइनस का एल डी आई बाई डी टी। तो लगाओ किरचॉफ लॉ, हमारे पास हो जाएगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, मतलब ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। सेम वही जैसे कैपेसिटर में लगाया है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगी। होता क्या है कि जब करंट हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है सर्किट में, उस वक्त करंट में चेंज होना बंद हो जाता है। करंट जब कांस्टेंट हो जाती है, कब, जब I इज इक्वल्स टू आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद करंट में और चेंज नहीं होगा, तो डी आई बाई डी टी हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन इक्वेशन 1 में रखें तो एल डी आई बाई डी टी ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और उस वक्त सर्किट में करंट आई की जगह कितनी आ जाएगी, आई नॉट। तो आर इंटू आई नॉट हो जाएगा, तो आर इंटू आई नॉट किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। करेक्ट। अब ई की ये वैल्यू हम वापस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा एल डी आई बाई डी टी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ई की जगह क्या रखना है, आई इंटू आर नॉट, और फिर इस आई आर को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, आर आई नॉट माइनस आई आ जाएगा। करेक्ट। आई वाले पार्ट को नीचे ले आइए और रिमेनिंग पार्ट को इधर ले लीजिए, दोनों के साइड में इंटीग्रेशन कीजिए, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था चार्ज के केस में। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, माइनस का लॉग आई नॉट माइनस आई, उसका आर बाई एल टी प्लस सम कांस्टेंट ए। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर करंट कितनी थी, 0 थी, हमने शुरू से ही शुरू किया था बैटरी को। तो यहाँ से अगर टी इक्वल टू 0 रखोगे और आई इक्वल टू 0 रखोगे, तो माइनस का लॉग आई नोट, माइनस का लॉग आई नोट किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। और ये ए की वैल्यू वापस इसी इक्वेशन 4 में अगर पुट कर देते हैं, तो हमें ये ए की वैल्यू पुट करने से वापस मिलेगा ये टर्म, जो कि आई होप अब आप कर सकते हो, आई थिंक आप कर सकते हो। रखने के बाद यहाँ से आई नोट अपॉन आई नोट की वैल्यू निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा, और आई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई नोट वाले टर्म्स को एक साइड लेके, और आपको आई मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि दिस इज, जैसे जैसे आई इज इक्वल्स टू आई नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, नेगेटिव साइन होने की वजह से एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट घट रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल वाले के आगे फिर से नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टाइम बढ़ने से करंट बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ देख लीजिए। ये देखिए, जैसे जैसे टी बढ़ रहा है, आपका करंट जो है वो बढ़ते 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 इन्फिनाइट टाइम पे कहाँ पहुंचेगा, आई नोट पर पहुंच जाएगा। ठीक है। टाइम कांस्टेंट इसमें अगर बताना है, तो टाइम कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर टी की जगह हम रख दे एल बाय आर, तो अभी इसी एक्सप्रेशन में टी की जगह एल बाय आर रखेंगे, तो एल से एल कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 अपॉन ई अगेन हो जाएगा 0.63। यानी जितने टाइम में करंट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम का 63% हो जाए, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। ओके। अगेन डी आई बाई डी टी जो है वो 1/12 के बराबर होता है, जिससे ये पता चलता है कि अगर 12 का मान ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट क्या होगा, कम होगा, और अगर टो का मान कम हुआ तो ये ज्यादा होगा। सेम वही जो हमने सी के केस में किया था। ठीक है। डीके ऑफ करंट में हमारे पास बैटरी को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, सो दैट नथिंग एल्स, बस इक्वल टू 0 कर दो तो इक्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास। ओके। और यहाँ से डी आई बाई डी टी निकालो, डी आई बाई आई निकालो, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करने से आपके पास ये आ जाएगा। इस बार टी इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि आपने जब ग्रोथ ऑफ करंट किया तो इंडक्टर जो है, हमें पता है कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, और जब करंट मैक्सिमम हो जाती है तो सारी की सारी एनर्जी जो है 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर वो इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो हमारे पास जो करंट है लास्ट में वो कितनी रहेगी, आई इक्वल टू आई नॉट रहेगी। जब हम बैटरी को हटाएंगे तो बैटरी को हटाते हटाते टाइम सर्किट में करंट कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट हमारे पास होगी। देखो, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। जब आपका स्टेडी स्टेट आता है, जब आपका स्टेडी स्टेट आता है तो उस कंडीशन में जो एल होता है वो एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, प्लेन वायर, जीरो रेजिस्टेंस। तो आपके पास बैटरी थी, करेक्ट, यहाँ से सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ आपके पास रेजिस्टेंस था। तो जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, यानी करंट की जब वैल्यू हो जाती है आई नोट, उस वक्त यहाँ पर जो इंडक्टर लगा हुआ था वो इंडक्टर एकदम प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। और अगर वो प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा तो सर्किट में कितनी करंट फ्लो होती रहेगी, आई नोट ही फ्लो होती रहेगी। तो जिस मोमेंट पे आप बैटरी को हटाएंगे, जस्ट आपने बैटरी हटाई, उस वक्त लास्ट उस सर्किट में करंट कितनी थी, आई नोट। तो इस बार टी इक्वल टू 0 पर हमें क्या लेना पड़ेगा, आई इक्वल टू आई नोट। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी वैल्यू घटेगी, तो आई इक्वल टू आई नोट हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है, तो इस कंडीशन से अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे i इक्वल टू आई नॉट रखते हो तो b की वैल्यू आ जाएगी और ये b की वैल्यू वापस ऊपर रखो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब सेम जो चीज हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले केस में की थी वो आप कर लीजिए। देखिए इस बार i की वैल्यू आ रही है ये, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट की वैल्यू घट रही है, तो ये घटने वाला ग्राफ आपको मिल गया। ठीक है, टाइम कांस्टेंट के अंदर वही चीज है, घटते घटते 37% हो जाए उतने टाइम को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है एलसीआर सर्किट में जाने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ ऑपरेटर। हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा है। ये देखिए हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस जो होता है वो y में लिया जाता है, रियल एक्सिस जो होता है वो x में लिया जाता है। कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है z, उसका पॉइंट उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है xy, तो z कितना होता है, z होता है x प्लस आई वाई। वैसे देखो x प्लस आयोटा वाई होता है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए i की जरूरत पड़ेगी, करंट को रिप्रेजेंट, तो इस वाले आयोटा से करंट को कंफ्यूज करंट और इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आयोटा की जगह नया सिंबल ले लेते हैं जेओटा। काम वही है, सेम वही जो आयोटा होता है ना इमेजिनरी पार्टी के लिए, तो सेम जो आयोटा रोल प्ले करेगा वो अब उस आई की जगह हम क्या लेंगे जे। क्यों? क्योंकि आई हम ऑलरेडी यूज करेंगे करंट के लिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आएगा मैं आपको दिखा दूंगी। वैसे आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 11 12 में थोड़ी बहुत पढ़ी है कि जे होता है x प्लस जेओटा वाई, एक्स होता है आर कोस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा, आर का मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है मोड ऑफ जेड, और थीटा होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। सिमिलरली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी होती है x प्लस जेओटा वाई की, आर कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है x प्लस जेओटा वाई को लिख सकते हैं आर ई रेस टू पावर जे थीटा। एक पोलर फॉर्म भी होती है, इस तरह से आर थीटा लिया जाता है। ठीक है, हमारे पास हम अगर एसी करंट या एसी वोल्टेज लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखना एसी करंट को, एसी सिग्नल को इस तरह से लिया जाता है। ठीक है, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा में ओमेगा टी प्लस डेल्टा, या फिर क्योंकि ये साइन है तो कई बार हमें लिखे जाते हैं कि हम इससे एक्सपोनेंशियल पार्ट लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख रखा है कि इस जो एक्सप्रेशन लिखा है हम इसका केवल इमेजिनरी पार्ट लेंगे, क्योंकि हमें पता है ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका रियल पार्ट तो हो गया कॉस वाला कंपोनेंट, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कहीं पे साइन लिखा हुआ है तो साइन की जगह हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल, ब्रैकेट में लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम केवल साइन के साथ डील कर रहे हैं। चलिए, अब इंपॉर्टेंट है एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज में एल, सी, आर और एक एसी सोर्स, ये सब सीरीज में होते हैं। तो यहाँ पर हम केवीएल लगाते हैं, तो खुद देखिए जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू होगा यहाँ पर ईएमएफ आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस का क्यू बाई सी, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस आई आर। करेक्ट, और सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ई, तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस का क्यू बाय सी माइनस का आई आर इक्वल टू 0। यही एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इस तरह से ले लिया, ई माइनस एल डी आई बाई टी को एक साइड रखा है, क्यू बाय सी प्लस आई आर को दूसरे साइड रखा है। यहाँ पर जो क्यू है वो टी समय पर सी में चार्ज है। ठीक है, अब हम ई को एक साइड रखते हैं, बाकी सारे टर्म को अलग भेज देते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। माना माना किसी टाइम पे यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो है आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल जेओटा ओमेगा टी। अभी बताया कि एसी सिग्नल है तो करंट हमें ऐसे ही लेनी पड़ेगी। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मान लीजिए मतलब हो सकता है कि हमारी करंट जो है हम ये लेके चल रहे हैं, है ना, तो उसको हमने क्या लिया है आई नॉट एक्सपोनेंशियल जेओटा ओमेगा टी, जे ओमेगा टी है ना, जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका एम्पलीट्यूड है आई नॉट और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ओमेगा। अगर हमें आई मिल चुका है तो डी आई बाई डी टी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, आई की जगह आई नॉट आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जे ओमेगा बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट एज इट इज, तो हमें मिलेगा जे ओमेगा आई नॉट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी। वापस हम आई नॉट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया वापस आई। ठीक है, ये हमारा हो चुका है डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी मिलने के बाद अगर हमें चार्ज निकालना है तो देखो चार्ज क्या होता है, हम जानते हैं करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है आई डी टी। टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इंटीग्रेट, तो इधर तो आ जाएगा क्यू, ये टोटल चार्ज हो जाता है, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा आई डी टी, हमारे पास ये हो जाता है आई डी टी यहाँ पे। अब आई की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू कितनी है आई नोट ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी, साथ में आ जाएगा डी टी। अगेन
ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है 1 अपॉन जे ओमेगा ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी, और ऊपर आई नोट तो साथ में है ही, तो जब ये आई नोट इसके साथ मिलके वापस कितना आ जाएगा आई, तो ये आ जाएगा आई अपॉन जे ओमेगा। तो आपको क्या मिल चुका है, आपको डी आई बाई डी टी भी मिल चुका है और आपको क्यू भी मिल चुका है। अब ये हम पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ करना है इक्वेशन नंबर 1 देख लो। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा देखो। इक्वेशन 1 में इधर है एल डी आई बाई डी टी, है ना, एल डी आई बाई डी टी। तो ये रहा एल, और डी आई बाई टी की क्या वैल्यू मिली थी, जे ओमेगा ई, तो ये रहा जे ओमेगा और ये रहा आई, प्लस क्यू बाय सी। तो प्लस क्यू बाय सी, क्यू की जगह क्या रखना है आई बाई जे ओमेगा, तो ये रहा आई अपॉन जे ओमेगा और नीचे सी, साथ में है आई आर और इधर है ई, आई आर और इधर है ई, करेक्ट। तो यहां से हमें क्या मिल चुका है, ई की वैल्यू। ई की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल रही है ना। अब इसको मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमें क्या मिला था, E इज इक्वल्स टू, देखना पड़ेगा मुझे, E मिला है हमें जे ओमेगा एल आई, जे ओमेगा एल आई प्लस आई अपॉन जे ओमेगा सी प्लस आई आर, शायद यही मिला है, देख लेते हैं। आई अपॉन जे ओमेगा सी, यस। तो आपके पास सबसे पहले तो आई कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है, आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। क्या करेंगे हम, आर प्लस कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे कॉमन क्या लिया है, यस जे कॉमन लिया है। अगर मैं जे कॉमन लूं तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा एल, और इस टर्म में क्योंकि मुझे जे कॉमन लेना है तो मुझे जे से डिवाइड करना पड़ेगा, इस जो टर्म कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं ना, तो इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो 1 अपॉन जे का एक तो ऑलरेडी है, एक का डिवाइड करना पड़ेगा, ओमेगा सी आ जाएगा। जिस तरह से आयोटा का स्क्वायर होता है -1, उसी तरह हमारा जेओटा का स्क्वायर भी कितना होता है -1। तो आई आर प्लस जे ओमेगा एल -1 अपॉन ओमेगा सी, ये हमारे यहाँ पे आया है। ई का एक्सप्रेशन जो मैं दिखा देती हूँ, ये रहा इक्वेशन नंबर 2 में। अब क्योंकि इक्वेशन 2 में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। अभी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तरीका देखा था ना, एक्स प्लस आयोटा वाई है, उसको क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहां पर आर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, इस तरह से हमारे पास ये चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले सपोज इसको हम लिखते हैं जिस तरह से आर ई की पावर आई थीटा है, मैं इस आर की जगह जेड ले रही हूँ और थीटा की जगह हम ले लेते हैं डेल्टा, ठीक है। तो हमारा जो ई है उसे हम लिखेंगे जेड ई रेस टू पावर जेओटा डेल्टा, बस जेड की और डेल्टा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जेड हमारे पास क्या होगा, जेड होता है रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। एक मिनट, जेड किसको लिया है, अच्छा केवल इमेज, सॉरी आई वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं किया है, केवल जो अंदर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है उसी को लेना है, ठीक है। तो आई को इंक्लूड नहीं करना है, जो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है सिर्फ इसको लिया है। तो जस्ट अ मिनट मैं लिख देती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। आर प्लस जे ओमेगा एल -1 अपॉन ओमेगा सी को हमने पोलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है इस तरह से। तो z हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज दिस वन, और डेल्टा हमारे पास क्या होगा, डेल्टा हमारे पास होगा टेन इनवर्स y, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ओमेगा एल -1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट विच इज r। तो ये z देख लीजिए और ये डेल्टा देख लीजिए, आई शो यू यही है क्या, तो देख लीजिए हमारे पास। ओके, हाँ ये आप मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया है। ये वाला पार्ट मत कीजिए, सीधा देखिए जे, यही आया था हमारे पास, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर माइनस वो, और डेल्टा ये रहा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म से करने की जरूरत नहीं है, पोलर में डायरेक्टली बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ई के एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो ई हमारा कितना था, आई इंटू ब्रेकेट में जो क्वांटिटी थी उसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, जेड ई की पावर जे डेल्टा, जो ब्रेकेट में था। तो यहाँ पर देखिए जेड आई ई रेस टू पावर जे डेल्टा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है,
जेड आई नोट ई रेस टू पावर, कारण हमारा आई रखिए, आई हमारा कितना था, आई नोट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी, ये आई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ जेड आई नोट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी और साथ में ई रेस टू पावर जे डेल्टा, तो ये आ जाएगा जेड आई नोट ई रेस टू पावर, जे दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जो कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर ई है तो इसको ई रहने दो, ये जो जेड इंटू आई नोट है इसको हम लिख लेते हैं ई नोट, इसको हम लिख लेते हैं ई नोट, और साथ में आ जाएगा ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहां पर हमने क्या माना है, ई नोट को हमने क्या लिया है, जेड इंटू आई नोट, तो जेड आपका कितना आ जाएगा, ई नोट अपॉन आई नोट, हमें पता है ऊपर पोटेंशियल है नीचे करंट है, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस की डायमेंशन देता है, और क्योंकि एसी सर्किट में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती है इसलिए हम इसे नया नाम देते हैं प्रतिबाधा इम्पीडेंस। आई नोट की वैल्यू कितना आएगी आपके पास, ई नोट अपॉन जेड आ रही है, कहां से, यहीं से, इसी इक्वेशन से, तो आई नोट की वैल्यू के अंदर पुट करो, ई नोट तो रख दिया एज इट इज, और यहाँ पर जेड का केवल मैग्नीट्यूड रखना है, जेड का मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने देखा था ये है, ठीक है। अब फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम जो है वो देखिए, ईएमएफ के और करंट के किसमें, सीरीज एलसीआर सर्किट में। फेजर डायग्राम आपके पास क्या है, मान लीजिए करंट हमारे पास थी आई नोट साइन ओमेगा टी, जिसे हमने लिखा आई नोट एक्सपोनेंशियल जेओटा ओमेगा टी का इमेजिनरी पार्ट, और हमारे पास ईएमएफ कैसा आया, ईएमएफ हमारे पास आया है ई नोट ई रेस टू पावर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जिसे अगर हम लिखेंगे साइन के टर्म में तो ये आ जाएगा, इसका मतलब दोनों के अंदर फेज डिफरेंस है, कितने का, आई का फेज कितना है, ओमेगा टी जा रहा है, जबकि ई का फेज कितना जा रहा है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसका मतलब दोनों के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस है। अब ये डायग्राम जो है ये आपको नहीं समझना है, आप इधर देखिए सिर्फ, है ना, ये डायग्राम मैं समझाती हूँ आपको। आपने क्या किया कि हमारे पास एक तो है करंट और एक है हमारे पास ई, तो एक सर्कल में क्या करना है, सबसे पहले हम सर्कल वो क्या कहते हैं, करंट जो है हमारे पास, उस करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना था हमारे पास, आई नोट, तो आई नोट लेंथ का एक वेक्टर खींचिए, ठीक है, जिसका एक्स के साथ में एंगल कितना है, थीटा है। हमें पता है कि आई जो है वो क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी, यानी किसी टाइम पे टी टाइम पे एंगल कितना बनना चाहिए, ओमेगा टी, तो ये जो थीटा अपन ने लिया ना, ये जो थीटा अपन ने लिया है, सपोज दिस एंगल इज, एक मिनट आगे जाके बनाएंगे या नहीं बनाएंगे या यहीं पे बना लेते हैं, इसी थीटा को आप ओमेगा टी भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो आई नोट है वो इधर जा रहा है और ये कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे है, जबकि ऐसा ही ग्राफ अगर हम ई नोट के लिए बनाएंगे तो हमें पता है कि ई में क्या था, ओमेगा टी प्लस डेल्टा था, और इसमें कितना था, ओमेगा टी में, तो इसलिए देखो ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूमेगा तो टी टाइम तक घूमेगा तो कितना एंगल कवर करेगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, इतना एंगल कवर करेगा, जबकि जब ये ओमेगा से घूमेगा तो किसी टाइम पे कितना करेगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन्होंने डेल्टा एंगल बनाया है और फिर यहाँ पे थीटा लिया है, तो किसी टाइम पे ओवरऑल एंगल जो है वो कितना देखने को मिल रहा है, थीटा प्लस डेल्टा, थीटा हम जानते हैं कितना है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, क्योंकि हम जानते हैं ईएमएफ जो है उसका फेज कितना था, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये दोनों सर्कुलर पार्ट भी मिल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ केसेस पढ़ने हैं, हमारे पास अगर ओमेगा एल की वैल्यू ओमेगा सी वन अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, डेल्टा हमारे पास कितना था, टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी बाई आर, इस टेन इनवर्स को अगर इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, टेन डेल्टा, और टेन डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए हमारे पास क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर देखिए कौन आगे है कौन ज्यादा, हमारे पास क्या इस हम अभी हमारा डेल्टा मिला है, और ये डेल्टा हमें दिखाई दे रहा था साफ कि आई के अंदर तो हमें मिल रहा था आई नोट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ में हमें मिल रहा था ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहां पर डेल्टा की वैल्यू ये है। अब क्योंकि आपने माना है कि ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा है, अगर ओमेगा एल की वैल्यू, तो ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आपके पास कैसी आई, पॉजिटिव, और नीचे आर भी आपके पास कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि जो डेल्टा है वो आपको कैसा मिला, पॉजिटिव। अगर डेल्टा आपके पास पॉजिटिव है तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है उसकी वैल्यू ओमेगा टी से ज्यादा होगी, अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा किससे ज्यादा होगा, ओमेगा टी से ज्यादा होगा, यानी कि जो ईएमएफ है उसका फेज करंट से आगे चल रहा है ना, करंट का तो ओमेगा टी ही पहुंचा,
और ईएमएफ कितने पे पहुंच गया, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इस कंडीशन में ईएमएफ जो है वो करंट से डेल्टा एंगल आगे होता है, रिमेंबर आगे होता है, ठीक है। इसका मतलब जब करंट का फेज जीरो होगा, यानी कि जब करंट का फेज यानी ओमेगा टी जीरो होगा, उस टाइम भी ईएमएफ का फेज जीरो नहीं होगा, वो कितना फेज कवर कर चुका होगा, डेल्टा। तो ये यही कह रहा है कि जिस टाइम जब करंट का फेज आपके पास यहाँ पे जीरो होता है, उस समय ईएमएफ जो है उसका फेज कितना लेना आपको, डेल्टा। तो लेट्स हैव अ लुक कहाँ पे, ये देखो करंट ग्राफ दोनों का साइन का बनेगा, दोनों का ग्राफ साइन थीटा का बनेगा। तो पहले यहाँ पर करंट का ग्राफ देखो, जीरो से शुरू हो रहा है, तो करंट जो है वो जीरो से शुरू हो रही है, यानी कि करंट में हमने क्या देखा है कि t इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू जीरो आ रही है, करंट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है ये। लेकिन t इक्वल टू जीरो पर क्या ईएमएफ जीरो हो रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि ईएमएफ में साइन के साथ ओमेगा टी प्लस डेल्टा था, प्लस डेल्टा होने की जगह ईएमएफ आपका जीरो नहीं होगा। तो ये देखिए t इक्वल टू जीरो पर करंट का ग्राफ जीरो से शुरू हो रहा है, जबकि उसी t इक्वल टू जीरो पर आपका जो ईएमएफ है उसका ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू। तो ये इसको हम बोलते हैं कि ईएमएफ जो है वो करंट से आगे चल रहा है। तो ये देखो हमेशा ये दोनों का ग्राफ आगे इस तरह से हो जाएगा। ये वाला जो ग्राफ है वो अगर आप समझना चाहें तो यू कैन जस्ट, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा पास x हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे आई नोट की बात करते हैं, मैं आई नोट का ब्लू कलर से एरो बना रही हूँ, ये रहा आई नोट, ये ब्लू कलर सा एरो जो है वो आई नोट है, कहाँ तक जा रहा है, ओ ए पे, ओ ए जो है वो वेक्टर आपका आई नोट है, और एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, ओ ए जो है आपका, हाँ, आई का सर्कल एक्चुअली अंदर बनाया हुआ है, आई का सर्कल आपका कितना बनाया हुआ है, अंदर बनाया हुआ है। और ये एंगल देखिए यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमें गिवन है ओमेगा टी। और इसी टाइम पे जो ई नोट वाला डायग्राम है वो बाहर वाला सर्कल बना हुआ है, बाहर वाला सर्कल ई के लिए है, अंदर वाला सर्कल आई के लिए है, ये ई नोट है। और यहां से यहां तक का जो एंगल बन रहा है दैट इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें इतना समझने की जरूरत नहीं है, ओमेगा से ही जा रहा है। हमें पता है कि ई का सर्कल बड़ा क्यों बना है और आई का सर्कल छोटा क्यों बना है, क्योंकि देखो ई की वैल्यू क्या होती है या फिर आई की वैल्यू क्या होती है, आई होता है हमारे पास ई अपॉन जेड आ रहा है, यानी अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 है और इसकी वैल्यू आपके पास 2 है, तो ई की वैल्यू 10 है, इसलिए उसका जो सर्कल है वो बड़ा बनेगा, बड़ी रेडियस का बनेगा, 10 के बराबर। जबकि जेड से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ रहा है, 5, तो करंट का सर्किल 5 मैग्नीट्यूड का ही होना चाहिए, इसलिए करंट का सर्कल छोटा आ रहा है और ई का सर्कल आपके पास बड़ा आ रहा है। चलिए, फिर हमारे पास, अरे यार इतना भी नहीं चाहिए भाई, हाँ, लेकिन अगर हमारे पास दूसरी सिचुएशन है, ओमेगा एल लेस देन ओमेगा सी है, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 10 डेल्टा में, 10 डेल्टा में हमारे पास क्या था, ये टर्म था। अब क्योंकि ये क्वांटिटी छोटी है तो डेल्टा हमें नेगेटिव मिलेगा, ध्यान रखना इस बार डेल्टा में कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो जो ईएमएफ की फेज था, ईएमएफ का फेज कितना था, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, अगर ये डेल्टा नेगेटिव है तो ये वैल्यू ओमेगा टी से घट जाएगी, इसका मतलब ई जो है वो करंट से पीछे हो जाएगा, ई करंट से पीछे हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर ध्यान देखिए कि जब उस कंडीशन में आई हमारा क्या था, साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है, और ई आपका क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा लेना पड़ेगा। माइनस क्यों लिया है मैंने, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप t इक्वल टू जीरो करोगे तो करंट का ग्राफ तो आपको जीरो से शुरू करना है, करंट का ग्राफ तो आपको जीरो से शुरू मिलेगा। तो ये देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा जीरो से स्टार्ट हो रहा है करंट का ग्राफ, ठीक है, करंट का ग्राफ आपका जीरो से शुरू मिल रहा है। लेकिन उस कंडीशन में अगर t इक्वल टू जीरो करो तो ईएमएफ क्या बन रहा है,
ईएमएफ आ रहा है साइन ऑफ माइनस डेल्टा, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। तो ई आपके पास नेगेटिव है, यानी ई का ग्राफ नीचे से शुरू होगा, तो ये देखिए नेगेटिव से शुरू हो रहा है, ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है ना कि करंट का ग्राफ जो है वो इतना छोटा क्यों जा रहा है और पोटेंशियल का ग्राफ बड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि करंट की वैल्यू होती है E बाई जेड, तो E का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और Z का डिवाइड करने की वजह से करंट का मैग्नीट्यूड घट जाता है। और ये सर्कल वाला डायग्राम आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, ये बनाना भी नहीं है, सिर्फ इतना समझ में आ जाएगा तो ही बहुत है आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्या था, छोड़िए, फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गया। थर्ड केस, अच्छा ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा, ये जब हमारे पास है तो टेन डेल्टा में 0 मिलता है और डेल्टा हमें 0 मिलता है, इसका मतलब करंट और ईएमएफ का फेज सेम होगा, बस मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो देखिए ये भी ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है करंट का, और ईएमएफ का भी 0 से शुरू हो रहा है। हर पॉइंट पे पाई पे भी साथ में पहुंच रहे हैं, 2 पाई पे भी साथ में पहुंच रहे हैं, सब पे साथ में पहुंच रहे हैं, बस इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास डिफरेंट है, करंट का कम है, ईएमएफ का। और यहाँ पर भी देखिए आई नॉट वाली लाइन जो है और ई नॉट वाली लाइन जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो एंगल है वो साथ में चल रहा है। तो ये केस कब है, ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। तो हमने 3 केस पढ़ लिए हैं एलसीआर के अंदर। ओके, नाउ इसमें एक रेजोनेंस होता है और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। रेजोनेंस क्या होता है कि रेजोनेंस वो होता है जब हमारे पास सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिले। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं करंट जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये क्वांटिटी आपको मैक्सिमम चाहिए तो ये आपको कैसी होनी चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो जेड हमारे पास कितना था, ये था, और ये वाली क्वांटिटी आपके पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जो भी क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए, तो रूट के अंदर आपके पास ये वाला फैक्टर है पूरा। रूट के अंदर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब अंदर की वैल्यू मतलब रूट ऑफ समथिंग इज मिनिमम, विच मीन्स अंदर जो भी क्वांटिटी आई है वो भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो अगर मैं इस पे 1/2 हटा भी दूं तो भी ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, मेरी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर वाली क्वांटिटी मिनिमम है तो ऑब्वियसली उसका रूट भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो जो भी फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होना होता है उसका पहला डिफरेंशिएशन हमें क्या करना होता है, 0 करना होता है। और यहाँ पर आर एल सी तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या करेंगे, हम सिर्फ ओमेगा करेंगे। तो यहाँ पर डी बाई डी ओमेगा, ओमेगा के रेस्पेक्ट में इस ब्रेकेट के अंदर वाली वैल्यू यानी कि आर स्क्वायर प्लस, ये प्लस लगाना भूल गए, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का जो स्क्वायर है वो कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, जो कि मैं आपको अलग से पेज पे करके बता देती हूँ। सो बेसिकली हमें डी बाई डी ओमेगा, और अब मैं रूट नहीं लगा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, रूट लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये वाली वैल्यू आपके पास कैसी होनी चाहिए, 0। आर तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा। ओमेगा के रिस्पेक्ट में इसका कीजिए तो सबसे पहले 2 लगा हुआ है किसी फंक्शन के आगे, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, और अब ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ओमेगा एल में ओमेगा का कितना हो जाएगा, 1, और एल का एज इट इज रहेगा, माइनस 1/एक्स का कितना होता है, माइनस 1/एक्स स्क्वायर। तो एक माइनस इसमें आ जाएगा और एक माइनस यहाँ पे है तो यहाँ प्लस मिल जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर सी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, टू तो 0 हो नहीं सकता, तो ये क्वांटिटी 0 होने के लिए या तो ये ब्रैकेट 0 हो या तो ये ब्रैकेट 0 हो। अगर आप इस वाले को 0 करते हो तो आपके पास ओमेगा की नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ओमेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे, इससे देखेंगे। तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी, विच इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ऑफ एल सी, और ये आपकी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इसको एफ के टर्म में चाहिए तो जो होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो वी कैन राइट इट 2 पाई√ऑफ एल सी। ये आपके पास रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है। तो यहां से देखिए हम इसको ओमेगा नॉट बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, और इसको हम बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करें, करंट का ओमेगा के साथ में और एक जेड का ओमेगा के साथ में, है ना, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले मैं आई और ओमेगा की वैल्यू प्लॉट करती हूँ। आई आपके पास था क्या, ई अपॉन जेड था, करेक्ट। ई अपॉन यहाँ पे हमारे पास है आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का अंडर रूट, ये स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास ओमेगा
मतलब ये जो क्वांटिटी है आर तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, 1/ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। चाहे ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो, चाहे ये क्वांटिटी नेगेटिव हो, है ना, कुछ भी हो, इसका स्क्वायर जो है वो हमेशा आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई तो आर स्क्वायर में ऐड होके ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही ये बढ़ेगी करंट की वैल्यू को घटा देगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आर स्क्वायर में सपोज कोई चीज ऐड हो रही है एक्स, और वो एक्स का स्क्वायर है, तो चाहे आपका एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस एक्स का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वो है आपके पास डिनोमिनेटर में। तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी, यानी कि ओमेगा आप कम लो या ओमेगा आप ज्यादा लो एक पर्टिकुलर वैल्यू से, और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है आपके पास, ओमेगा नॉट, क्योंकि उस सिचुएशन में ओमेगा एल और ओमेगा सी 1/ओमेगा सी बराबर हो जाते हैं। ये हमने रेजोनेंस में भी देखा ना कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी जीरो, रेजोनेंस पे जब ये हमारे पास जीरो, आपको दिखेगा ही नहीं, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, रेजोनेंस पे ये जीरो हो जाता है। तो जब ये जीरो है यहाँ पे, तब आपके पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट की वैल्यू जीरो से कम हो ही नहीं सकती। एक तो ये स्क्वायर है तो नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो ही हो सकती है, और जब ये जीरो होगा तो करंट आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, जो कि कंडीशन किसकी है, रेजोनेंस की। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करूं, तो सपोज रेजोनेंस पे मुझे करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी मेरे पास वैल्यू डिक्रीज होएगी, और उसके राइट हैंड साइड में भी आपके पास वैल्यू डिक्रीज होएगी। तो ये करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ होगा। इसी तरह से अगर हम जेड वर्सेस ओमेगा देखें, तो जेड हमारे पास कितना था, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। जेड में भी क्या होगा कि जेड की वैल्यू आपको कब मिलेगी, आपको देखो आर स्क्वायर में ये, चाहे आपका ये वैल्यू अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसका स्क्वायर हमेशा आपको, यानी ओमेगा की सारी वैल्यूज के लिए ये नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो आएगा तो आपके आर स्क्वायर में कुछ टर्म ऐड ही होगी, और ऐड होगी तो आपको जेड की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। इसका मतलब आपको जेड की मिनिमम वैल्यू कब मिल सकती है, जब आपके पास ये क्वांटिटी जीरो हो। उस कंडीशन में आपको जेड मिनिमम किसके इक्वल मिलेगा, आर के। बाकी आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। खुद सोचो ना, ये वैल्यू ओमेगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट से कम हो या ज्यादा हो, ये क्वांटिटी अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और वो आर स्क्वायर में जुड़ के जेड की वैल्यू को बढ़ा ही देगा। तो जेड की वैल्यू आपको केवल मिनिमम कब मिलेगी, जब रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस मान लीजिए कहाँ पे हो रहा है, ओमेगा नोट पे, तो यहाँ पे मिलेगा, ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको जेड की। इसके आगे भी जेड बढ़ा हुआ मिलेगा, इसके पीछे भी आपको जेड बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जेड का ग्राफ ऐसा और आई का ग्राफ ऐसा, अब मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए आई का ग्राफ ऐसा और जेड का ग्राफ, और जेड मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ पे आर, और आई मैक्सिमम आपके लिखा हुआ है यहाँ पे ई नोट अपॉन आर। क्यों? क्योंकि आई मैक्सिमम होता है, ई नोट अपॉन जेड होता है, और जेड के अंदर हमें रेजोनेंस पे ओमेगा एल वाला टर्म तो जीरो हो जाता है, तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आती है, आर के इक्वल आती है। ओके, नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाती है। इसके अलावा हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज जो है वो हम देखते हैं अभी। तो आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास ये है, जब ओमेगा की वैल्यू ये है, और जेड मिनिमम ये है। क्वालिटी फैक्टर की बात अपन करते हैं। क्वालिटी फैक्टर जो होता है ये डिफाइन किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर इस वाले फॉर्मूले से। डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो क्या बताता है कि एक साइकिल में, क्योंकि एसी सिग्नल दे रहे हैं अपन, एसी सिग्नल का एक साइकिल आप जानते हो पूरा साइन थीटा जो है ऊपर से नीचे तक हो जाना, एक पूरे साइकिल में सर्किट में कितनी एनर्जी खर्च हुई और कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हुई है, दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। और पूरे एक साइकिल के लिए तो मैथमेटिकली आपके पास क्यू का एक्सप्रेशन होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी कितनी स्टोर हुई है और एक साइकिल में एनर्जी कितनी खर्च हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये प्रति चक्र बोल रहा ना, तो इस प्रति चक्र को हटा के अपन मतलब एनर्जी जो है पर साइकिल को आप पावर इंटू टी ले सकते हो। देखो क्योंकि पावर कितना होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। सपोज हम एक साइकिल ही ले रहे हैं तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा टी, तो एनर्जी जो चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा, पावर इंटू टी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा पावर, उसको जैसे ही टी से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा हमारा एनर्जी के फॉर्म में। तो ये वाला फॉर्मूला भी चलेगा, ये वाला फॉर्मूला भी चलेगा। अब सबसे पहले हमारे एसी सर्किट के अंदर एनर्जी किस किस में स्टोर हो सकती है, एनर्जी आपके पास हो सकती है एक तो इंडक्टर में स्टोर या फिर कैपेसिटर में। तो मैक्सिमम एनर्जी किस में होती है, ध्यान रखना आपके पास, अगर आप किसी रैंडम टाइम टी पे देखोगे, जब कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज है क्यू और एल के अंदर से करंट फ्लो हो रही है आई,
तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और इसके पास एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर। अगर आप स्टेडी स्टेट में देखोगे, स्टेडी स्टेट के अंदर अगर मान लीजिए आपकी सारी एनर्जी कैपेसिटर में है तो सर्किट में करंट क्या होगी? जीरो, क्योंकि सर्किट में जब करंट तभी जीरो होती है ना जब सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाता है, वो कैपेसिटर के पास आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में इसका रोल तो खत्म और सारी की सारी एनर्जी केवल कैपेसिटर के पास होगी, वो कितनी हो जाएगी? क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। सिमिलरली अगर कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाए, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाए और करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर मैक्सिमम हो विच इज आई नोट, तो सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के पास होगी और वो कितनी होगी? हाफ एल आई नोट स्क्वायर। तो ध्यान रखना। और एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए टोटल एनर्जी 10 जूल है तो या तो कैपेसिटर के पास 10 जूल रहेगी तब इंडक्टर के पास जीरो, या इंडक्टर के पास 10 जूल रहेगी तब कैपेसिटर के पास जीरो, या किसी रैंडम टाइम पे दोनों के पास जा रही है तो इसके पास 5 जूल हो सकती है और इसके पास 5 जूल हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी 10 जूल ही रहेगी, चाहे वो कैपेसिटर के पास रहो, चाहे वो टोटल इंडक्टर के पास रहो, चाहे दोनों के अंदर हाफ हाफ बटी हुई हो, या हाफ हाफ नहीं हो तो इसके पास 7 होगी तो इसके पास 3 होगी, इसके पास 6 होगी तो इसके पास 4 होगी, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर यही है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है उसे हम दो एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, या तो 1/2 एल आई नोट स्क्वायर जहां की आई नोट टोटल करंट है, या 1/2 सॉरी आई नॉट मैक्सिमम करंट है, या 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी जहां पर क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये तो स्टोर एनर्जी हुई। शक्ति का जो मतलब पावर का जो डिसिपेशन है, एनर्जी जो वेस्ट होती है वो, क्योंकि देखो इंडक्टर में एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, स्टोर हो रही है, कैपेसिटर में एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, स्टोर हो रही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसमें एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में, क्योंकि हमने देखा है रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो करवाते हैं तो वायर गर्म हो जाता है, रेजिस्टेंस की वजह से कभी भी वो एनर्जी स्टोर नहीं होती है, वो वेस्ट होता है। तो वेस्ट आपको किसमें लेना है? केवल आर के अंदर लेना है। अब नॉर्मली हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, लेकिन हम यहाँ पर डीसी करंट नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं एसी करंट, और एसी करंट का जो एवरेज होता है वो हमेशा जीरो आता है, इसलिए जब भी हम एसी सिग्नल की बात करते हैं तो जहां पर हमें एवरेज लेना है वहां पे हम क्या लेते हैं? उसकी आरएमएस वैल्यू लेते हैं। ओके, सो आप फॉर्मूला लगाएंगे आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, और आई आर एम एस कितना होता है? आई आर एम एस आपने 11-12 में पढ़ा होगा, आई नोट बाई रूट टू होता है, तो आई नोट बाई रूट टू कर लिया, तो क्यू के एक्सप्रेशन रखते हैं 2 पाई/टी, ऊपर एनर्जी स्टोर्ड और ये पावर कितनी खर्च हुई है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 2 पाई/टी एल अपॉन आर। ओके, ये हमारे पास क्यू का एक्सप्रेशन आ जाता है विच इज 2 पाई एल अपॉन आर। एक फॉर्मूला तो ये आ जाता है। तो 2 पाई/टी कितना होता है? 2 पाई/टी हमारे पास कितना होता है? ओमेगा नोट ही तो होगा। 2 पाई/टी कितना होता है? ओमेगा नोट हमारे पास होता है, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। सिमिलरली अगर हम इंडक्टर के फॉर्म में ना लेके कैपेसिटर के फॉर्म में लेते हैं तब भी नीचे वाला एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा। आप वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है ये देखिए। क्लियर? यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये आई नोट वाला एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको, उसमें तो आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आई है, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो वो मैं समझा देती हूँ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना, ये तो आपके पास आ जाएगा। देखो इस 2 पाई/टी को तो आप रख दीजिए ओमेगा नोट, इसको आप रख दीजिए एज इट इज, यहाँ पे आपके पास है आरसी, उसको आरसी एज इट इज रखिए। अब आपके पास कितना बचा? नीचे आई नोट स्क्वायर है, इस आई नोट स्क्वायर को आप लिखेंगे क्या? ओमेगा नोट स्क्वायर क्यू नोट स्क्वायर। ऐसा क्यों? देखिए मान लीजिए एसी सिग्नल है, एसी करंट है, एसी करंट के अंदर चार्ज और करंट दोनों ही ऑसिलेशन करते हैं साइन या कॉस के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए क्यू की वैल्यू लेते हैं क्यू नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस थीटा, तो क्यू नॉट और ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका कितना है? क्यू नॉट। क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? क्यू नॉट। जबकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? क्यू नॉट इंटू ओमेगा नॉट, क्योंकि कॉस थीटा तो मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो आप आई नॉट की जगह रखेंगे ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर, तो वो रखने से आपको फिर कैंसिल आउट होकर आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एंड बैंडविड्थ, करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो आई नोट की वैल्यू हो जाएगी ई नोट अपॉन जेड, जेड आपका ये था, और हमें पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट कितनी थी? ई नोट अपॉन आर, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी उस वक्त जीरो हो जाती है, तो ई नोट अपॉन आर अपन को मिल जाएगी। अब होता क्या है कि हमारे पास जो पावर होती है उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो आपके पास होती है 1/2 आई नोट स्क्वायर आर। कैसे? हमें पता है पावर की एवरेज वैल्यू होती है आई आर एम एस स्क्वायर आर,
और आई आर एम एस कितना होता है आई नॉट बाई रूट टू, तो इसका स्क्वायर करो और आर लिखो, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आई नॉट स्क्वायर आर। तो हमारे पास ये रहा एवरेज पावर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अपने पास एवरेज पावर होती है और हमने देखा कि करंट रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन करंट जो है, करंट का ग्राफ हमने देखा था कि इस तरह से मिला था, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड में करंट डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज होगी तो पावर भी क्या होगी डिक्रीज, यानी यहाँ पे हमें पावर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि ये मैक्सिमम पावर है, समझना है ना। अब आपके पास क्या है, ये मैक्सिमम पावर है। करंट का जो ग्राफ है सेम वैसा ही बना रही हूँ, वैसा ही पावर का बनेगा क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है। ये सपोज करो आपके पास पी मैक्सिमम है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन उसके नाम से ही समझ में आ जाएगी, हाफ पावर यानी पावर जहां पर हाफ हो जाए। अगर मैक्सिमम पावर यहाँ पे है तो सपोज इस पॉइंट पे, इस लाइन पे ये पावर अपनी मैक्सिमम की हाफ हो जाती है, करेक्ट। तो पावर जहां पर हाफ होगी वहां पे हमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ पर तो हमें ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है, सपोज इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं ओमेगा 1, इसको बोलते हैं अपन ओमेगा 2। तो ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है इसे हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसीज पर जो पावर हमें मिलती है वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाती है। अच्छा, मैक्सिमम पावर हम निकाल चुके हैं, मैक्सिमम पावर कितनी है 1/2 आई नॉट स्क्वायर आर, करेक्ट। और अब हमें क्या करना है, उसकी हाफ पावर हाफ करना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो थ्योरी है वो वही लिखी हुई है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है उन पे पावर जो है वो अपनी मैक्सिमम का हाफ हो जाना चाहिए। तो देखो इन पर जो पावर है वो पी मैक्सिमम का हाफ हो जाना चाहिए, करेक्ट। अब हमारे पास जनरली पावर का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 आई नॉट स्क्वायर आर, और मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 1/2 एज इट इज रखा है। और पी मैक्सिमम का केस में हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 आई नॉट का मैक्सिमम स्क्वायर इंटू आर, करेक्ट। यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से बचा और राइट हैंड साइड से हमें बचा है आई नॉट मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आई नोट की वैल्यू आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2 के बराबर, दोनों साइड में अंडर रूट ले लिया। तो हमें वो फ्रीक्वेंसीज निकालनी है जिसपे करंट जो है वो मैक्सिमम का 1/√2 हो जाए, मैक्सिमम का 1/√2 हो जाए। अब हमारे पास करंट का जनरल फॉर्मूला क्या है, करंट का जनरल फॉर्मूला है ई नोट बाय जेड। तो ये रहा ई नोट और ये रहा जेड। और मैक्सिमम करंट हमें पता है कितनी होती है, ई नॉट अपॉन आर होती है, क्योंकि वो रेजोनेंस में मिलती है। तो ई नॉट अपॉन आर मैक्सिमम करंट, और हमें क्या करना है उसका 1/2 करना है। बस अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर करो, तो इधर 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी 1, और इधर √2 आर है तो वो कितना हो जाएगा स्क्वायर करने से 2r स्क्वायर, और फिर आप इसको इनवर्स ले लो, मतलब स्क्वायर करके दोनों साइड में इनवर्स लगा दो, तो हमारे पास ये हो जाएगा वैल्यू, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस r को इधर भेजते हैं, तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होता है r स्क्वायर हो जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ये वाला पार्ट। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों साइड में अंडर रूट ले लो, तो इधर आ जाएगा 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल, और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि होता है प्लस माइनस आर। हमें दो फ्रीक्वेंसीज चाहिए तो हम एक बार प्लस आर कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस आर। तो सपोज ओमेगा 1 लेते हैं, ओमेगा की जगह ओमेगा 1 रख देते हैं, तब हम आर की जगह प्लस साइन लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 12 मिल जाएगा। ओमेगा की जगह ओमेगा 2 रख देते हैं और आर की जगह माइनस आर रख देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 13 मिल जाएगा। 12 को 13 में ऐड करो, 12 को 13 में अगर ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड में प्लस आर और माइनस आर तो हो जाएगा 0, करेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/ओमेगा 1c प्लस 1/ओमेगा 2c, है ना। उसमें आप क्या करोगे, नीचे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2c को, सॉरी 1/ओमेगा 1c प्लस 1/ओमेगा 2c, एलसीएम क्या आएगा इसका ओमेगा 1 ओमेगा 2c, और फिर इससे डिवाइड करोगे तो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर इसको इसमें ऐड करोगे तो माइनस, इसको इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में 0, करेक्ट। यहां से आपको क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आपको ये मिल रही है। कैसे मिल रही है मैं बता देती हूँ एक बार, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2c माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2l इक्वल टू 0। आई होप मैंने सही लिखा है, यस। तो यहाँ पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस, इसको उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 LC और इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम को फिर राइट हैंड साइड में भेज दिया। इनके अंदर से हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 LC इक्वल टू 0। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों नॉन जीरो है, तो ये क्वांटिटी जीरो होना पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 इंटू LC। यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1 अपॉन LC, जो कि कितना था, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। आई होप इक्वेशन 14 आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से 12 में से पहले 13 को ऐड किया, अब माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा नोट का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा नोट का स्क्वायर। पर पुट कहाँ करेंगे, यहीं पर पुट करना पड़ेगा, इसी जगह पर पुट करना पड़ेगा ओमेगा नोट का स्क्वायर। तो उससे होगा क्या हमारे पास, उससे वैल्यू आ रही है कुछ, हाय उससे नहीं आ रही है, रखना पड़ेगा, चलो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अरे यार, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 ओमेगा 2 C, और हमें क्या मिल रहा है, प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L इज इक्वल्स टू 2R। ये मिल रहा है हमें, इसको रख देते हैं, जस्ट ए मिनट, अभी नहीं करेंगे, एलसीएम लेते हैं पहले। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 LC इज इक्वल्स टू, इस बार ये राइट हैंड साइड में जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 2R ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड C। इधर कॉमन आ जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 LC इज इक्वल्स टू 2R ओमेगा 1 ओमेगा 2 C। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आई जस्ट होप ये हाँ, अब ये कह रहा है कि ओमेगा, हमें पता है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर था, और ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन LC। तो यहाँ पे अपन रखेंगे 1 अपॉन LC, करेक्ट। तो जब हम यहाँ रखेंगे 1 अपॉन LC, तो इस LC से ये LC कैंसिल आउट होके ये ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 2R। अब ये जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, इसे हम रख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर C, करेक्ट। तो यहाँ से तुम्हारे पास 2 का फैक्टर आ रहा है अभी भी, अच्छा नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, R इंटू सी। ये हमारे पास आ रहा है R इंटू सी। अब हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये बोल रहा है कि आपको निकालनी थी वैल्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की, हमने निकाल ली इसकी। तो अगर हमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की निकालनी है, तो इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर सी। और ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन एल सी इंटू आर सी। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, आर बाय एल। बस यही दे रखा था, तो ये हमें यहाँ पर मिल चुका है इक्वेशन नंबर 15 में। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ, बैंड की विड्थ बोलते हैं दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच के डिस्टेंस। और ये अभी अभी अपन ने देखा, अच्छा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमें मिला था, कितना था, ओमेगा नॉट एल बाय आर था। तो ओमेगा नॉट को एज इट इज रहने दो, एल बाय आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एल बाय आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यहाँ पे लिख दिया। तो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला जो है वो आपको मिल चुका है। अब क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है आपको। होता क्या है हमारे पास, ये जो रेजोनेंस है उसमें देखो, इधर ओमेगा है और इधर करंट है, तो हमें पता है कि करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। लेकिन ये जो ग्राफ की पीक है, ये पीक जो है, जैसे जैसे आपके पास क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाता है, इस Q की वैल्यू जो है, सॉरी Q की वैल्यू बढ़ने से पीक शार्प होती जाती है, और रेजिस्टेंस के साथ उल्टा है। देखो क्वालिटी फैक्टर का हमें फॉर्मूला मिला था ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, तो ये तो पता चल रहा है कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब आर नेग्लिजिबल होगा तब क्यू ज्यादा होगा, दोनों एवरेज होंगे। अगर आर ज्यादा ले लिया तो क्यू बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि क्यू और आर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका है, राइट। दूसरी चीज हमने क्या ली है कि आपके पास
जो बैंड विड्थ आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमारे पास आया था एल बाय आर आया था क्या? हाँ, ओमेगा 2 ये बैंडविड्थ आया था। तो यहाँ देखो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर ज्यादा होने से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो इसका मतलब आर अगर हमारा बहुत ज्यादा है, जस्ट अ मिनट यार, एल बाय आर है या आर बाय एल है? हाँ उल्टा ले लिया, सॉरी, ये रहा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर बाय एल था, आर बाय एल है ना, ये हमारे पास है आर बाय एल। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? आर के। तो आर ज्यादा होगा तो बैंड चौड़ा होगा, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा आनी चाहिए। तो देखो ये आर ज्यादा है, आर ज्यादा है तो बैंड इतना चौड़ा है, ये चौड़ाई मिल रही है। और आर सामान्य है तो फिर वो थोड़ा सा कम हुआ। और आर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया तो बिल्कुल ही उसकी पीक जो है वो घटती जा रही है। तो आपको समझ में आ गया, जैसे जैसे चौड़ाई घटेगी ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, उसकी पीक जो है वो बढ़ती जाएगी। यही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बैंड विस्तार इंपॉर्टेंट नहीं है। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, यस ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे देखें तो करंट हमें मैक्सिमम मिली थी और वो करंट की वैल्यू मिली थी ई नॉट अपॉन आर। ऐसी सिचुएशन में अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालें, देखो जब रेजिस्टेंस होता है और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता है तो आप बोलते हो कि इसके अंदर जितनी भी करंट फ्लो हो रही है उस करंट को इस आर से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर हमारे पास एल है और उस एल के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल निकालना है वीएल, तो वो वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है कि उसमें से करंट कितनी जा रही है और हम रेजोनेंस पे निकालना चाह रहे हैं। तो रेजोनेंस पे करंट कितनी जा रही है आपके पास? आई नॉट मैक्सिमम, है ना। तो करंट कितनी आ रही है यहाँ पे रेजोनेंस पे? आई नॉट मैक्सिमम। उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके रिएक्टेंस से, प्रतिघात से, जो इसका रेजिस्टेंस होता है एक तरह से। और एल का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ध्यान रखना वो होता है ओमेगा एल। तो आई नॉट मैक्स को किससे मल्टीप्लाई करना आपको? ओमेगा एल से। तो ये देखिए ओमेगा एल को आई नॉट, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमने ओमेगा नॉट इसलिए रखी है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाता है ई नॉट अपॉन आर। और ये हमारे पास होता है Q इंटू आर, क्यू टाइम्स ई नॉट। इसका मतलब हमें ये पता चलता है, ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन को क्यों बोल रहा है? क्योंकि रेजोनेंस पे जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो हमारे बैटरी के वोल्टेज का क्यू गुना हो चुका है, क्यू टाइम्स हो चुका है। तो देखो इंडक्टर पर जो पोटेंशियल है वो अप्लाइड पोटेंशियल का क्यू गुना हो चुका है। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर के बराबर उसमें एम्पलीफिकेशन हो चुका है, किसमें? वोल्टेज में। तो इसे हम बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। ये था सीरीज सर्किट भाई। अब हमारे पास है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में तो और हमारी हालत खराब होगी यार। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि एल और सी एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं। आर जो है वो एल के साथ सीरीज में होता है और ये दोनों मिलके सी के साथ पैरेलल में होते हैं और फिर वोल्टेज का सोर्स लगा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए हमने जो ईएमएफ अप्लाई किया है वो है ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। और इस पोटेंशियल की वजह से एल में और सी में हमारे पास जो करंट जा रही है वो है आई एल और आई सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ हमें लगाना पड़ेगा पोटेंशियल। देखो यहाँ बना लेती हूँ यार, ये एल था, ये आर था, ये सी था और यहाँ पर हमारे पास बैटरी लगी हुई थी। अच्छा ये देखिए, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी। तो ये भी पॉइंट आपका ए होगा, ये भी पॉइंट आपका बी होगा, ये भी पॉइंट आपका ए होगा, ये भी पॉइंट आपका बी होगा। इसका मतलब एल और आर दोनों में मिला के जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज सी के अक्रॉस होगा और वही वोल्टेज ई के अबाउट होगा। ये चीज तो आई होप आपको समझ में आ चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि केवीएल लगाएंगे, लेकिन कौन सी ब्रांच में लगाते हैं? एल वाली में। तो ग्राफ बेसिकली हमारे पास ऐसा है, मैं ले रही हूँ ए बी सी और डी, बीच वाली ब्रांच को छोड़ दो। एक बार इमेजिन करो कैपेसिटर नहीं है ना, तो हमारी यहाँ से करंट गई आई, आगे जाके जाहिर सी बात है इसमें जा रही है आई सी, इसमें हम ले रहे हैं आई एल। तो हम यहाँ से जाके यहाँ से आके और यहाँ तक वापस लगाएंगे केवीएल। तो यहाँ पर तुम्हारा वोल्टेज है ई, फिर ये गया आई एल, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आई एल
डी आई एल अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आई एल इंटू आर इक्वल टू 0, एक तो ये मिल जाएगा। उसी तरह से अब मैं लूँ ए बी सी डी आ जाएगा, सपोज ई एफ है, तो सपोज आप ले रहे हो ए से ई में गए, ई से एफ में गए, एफ से डी में, इस वाली ब्रांच पे आ गए, तो इस वाली में आपको क्या मिलेगा, ई माइनस क्यू सी बाई सी, क्यू बाई सी इक्वल टू 0 मिलेगा, करेक्ट। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास देख लीजिए, तो ये वाला बोरा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आर आई एल, जो मैंने पहले लिखा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई को एक साइड में ले लो, बाकी दोनों को एक साइड में भेज दो, तो ये आ जाएगा, और ई हमने माना ये। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड वाले में करेंगे, तो ई किसके इक्वल आ रहा था, क्यू बाई सी के इक्वल आ रहा था, बताया अभी, ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। क्यू को आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू डी टी, तो 1 बाई सी को एज इट इज रखा है, क्यू की जगह लगे लिया है आई इंटू डी टी, कैपेसिटर में करंट कितनी है, आई सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाती है। अगर इससे हम आईसी की वैल्यू निकालें, तो देखो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर ई का कितना हो जाएगा, डीई, और इधर इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1 बाई सी आई सी इंटू डी टी। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी को इधर भेजो और सी को भी इधर भेजो, तो ये आपको आई सी मिलेगा, ठीक है। सी डी बाई डी टी, और यहाँ पर ई की वैल्यू रख ली, डिफरेंशिएशन करो, ई नॉट जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आई सी तो आ चुका है, अब हमें निकालना है आई एल। आई सी हमारे पास आ चुका है, अब हमें निकालना है आई एल। तो देखो इक्वेशन 1 को ई रेस टू पावर आर बाई एल टी से मल्टीप्लाई किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है इधर भी पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लीकेशन से मिल जाएगा ये। यार ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लिखती हूँ सबसे पहले आर डी एल बाई डी टी, एल डी एल बाई डी टी प्लस आर आई एल, प्लस आर आई एल इज इक्वल्स टू ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं हमको, ये पूरी इक्वेशन को ई रेस टू पावर आर बाई एल टी, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ई रेस टू पावर आर बाई एल टी। चलो पहले इसको करते हैं, तो एल ई रेस टू पावर आर टी बाई एल डी आई एल अपॉन डी टी प्लस आर ई रेस टू पावर आर टी बाई एल इंटू आई एल इज इक्वल्स टू ई नॉट। एक्सपोनेंशियल में तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, ऐड करना है क्या, कर देते हैं, जे ओमेगा प्लस आर बाई एल टी, ठीक है, जे ओमेगा प्लस आर बाई एल टाइम्स टी, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास कितना आ रहा है, हाँ उसके बाद एल से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एल हट जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा और यहाँ पे एल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या किया है, तो यहाँ तक हम हो चुके हैं, डन। ओके नाउ इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आई एल इंटू, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है डी बाई डी टी आई एल ई की रेस टू पावर आर बाई एल टी, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है डी बाई डी टी आई एल ई रेस टू पावर आर टी बाई एल, ये इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल ई रेस टू पावर जे ओमेगा प्लस आर बाई एल टी। कैसे आया देखो, अगर मैं इसको ओपन करूं तो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है मेरा आई एल, सेकेंड फंक्शन है मेरा एक्सपोनेंशियल। अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन का कर देते हैं, सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट, तो पहले फर्स्ट का करूंगी तो क्या होगा, डी एल बाई डी टी, उस वक्त आपका सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखना है और सेकंड फंक्शन का करना है, सेकंड फंक्शन का कितना हो जाएगा, e की पावर आर टी बाई एल आ जाएगा, और साथ में फिर इसका भी करना है जो कि हो जाएगा आर बाई एल। ये वाली क्वांटिटी आपको यहाँ देखने को मिल रही है, और ये जो पूरी क्वांटिटी है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, देख लीजिए। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है, अब आपने इसको तो dt को जो है वो उधर भेज दिया, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो d बच जाएगा, उधर dt। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ये टर्म वापस एज इट इज आ जाएगी,
और राइट हैंड साइड में आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर t का जो फैक्टर है वो कितना है, j ओमेगा प्लस r बाय एल। तो जो इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल में कोफिशिएंट होता है ऊपर पावर में, वो हमेशा डिवाइड हो जाता है। तो ई नॉट बाई एल तो एज इट इज रहेगा, तो ई नॉट अपॉन एल तो एज इट इज है, जो फैक्टर ऊपर है वो डिवाइड में आ जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन आपके पास एज इट इज हमने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या निकाला है, आई एल की वैल्यू। भाई ये कैसे निकाली, e की पावर आर एल बाई टी से e की पावर आर एल बाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ आई एल। राइट हैंड साइड में आपके पास है ई नॉट एल, तो ई नॉट तो ये रहा, e की पावर जे ओमेगा टी बचेगा, e की पावर जे ओमेगा टी बच रहा है। ठीक है, और इस एल को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, जे ओमेगा एल प्लस एल इंटू आर बाई एल, तो आर प्लस जे ओमेगा एल, ये रहा आर प्लस जे ओमेगा एल। तो इक्वेशन नंबर 3 आ चुका है। नाउ वी हैव आई एल एंड आई सी। टोटल करंट हम जानते हैं क्या होगी, अगर यहाँ से आई करंट गई है, उसका कुछ पोर्शन आईसी में चला गया, कुछ आईएल में चला गया, तो जाहिर सी बात है आई इज इक्वल टू क्या है, आई एल प्लस आईसी। चलिए ये हो चुका है, आईएल और आईसी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो रख लेते हैं। आप ऊपर आईसी की वैल्यू भी देख लीजिएगा, तो ये हमने आईएल की रखा और ये हमने आईसी की रखा, दोनों के अंदर ये वाला फैक्टर कॉमन था। अब हमेशा यहाँ पर हमें पता है कि अगेन इस टर्म को अगर एज इट इज लिखा जाए यहाँ पे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है 1 प्लस 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल, ब्रैकेट के अंदर है आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी, यही था ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म। इस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में बनाते हैं, मतलब इसको इस फॉर्म में लाना चाहते हैं हम, x प्लस जे ओटा वाई, एक रियल पार्ट अलग से हो और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे जे ओटा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, r प्लस जे ओमेगा एल में r माइनस जे ओमेगा एल और r माइनस जे ओमेगा एल कर सकते हैं, प्लस का जे ओमेगा सी आ जाएगा। ऊपर यहाँ पे r माइनस जे ओमेगा एल एज इट इज रहेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस में कॉम्प्लेक्स में प्लस होता है, क्योंकि जे जे ओटा स्क्वायर कितना देगा, माइनस देगा, तो हमेशा मिलेगा हमें ओमेगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और यहाँ पे मिल रहा है प्लस जे ओमेगा सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस जे ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस जे ओमेगा सी। रियल पार्ट हमारे पास ये है ही, रियल पार्ट तो एज इट इज रखो, और कॉम्प्लेक्स पार्ट में से जेओटा को कॉमन ले लो। अब मैं देख लेती हूँ प्लस जेओटा ले रहा है या माइनस जेओटा ले रहा है। ठीक है, प्लस का जेओटा ले रहा है, तो प्लस का जे कॉमन लेना है मुझे, प्लस का जे लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा सी माइनस यहाँ से आ जाएगा ये पूरा पोर्शन है ना, माइनस का ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये जो चीज लिखी है हमने वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में देख लो, ये कि ये देखने को मिल रही होगी आपको। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे ही ये टर्म, इसका मतलब ये टर्म हमें x प्लस जेओटा वाई के टर्म में मिल चुका है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बार हम क्या लिखेंगे, पहले हमने इससे प्रीवियस केस में z ई रेस टू पावर जेओटा डेल्टा लिखा, अब हम इसे लिखेंगे y ई रेस टू पावर जे डेल्टा, जहां पर y मैग्नीट्यूड होगा और डेल्टा वही tan इनवर्स करके निकालेंगे। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हमने माना है y ई रेस टू पावर जे डेल्टा में। यहाँ पर y क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये रहा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। इसी तरह से हमारे पास डेल्टा क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब हमें क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है ये हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो जो 4 है इक्वेशन, आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट है, इस वाले पूरे ब्रैकेट की जगह अब हमें क्या लिखना है, इस पूरे ब्रैकेट की जगह हमें लिखना है y ई रेस टू पावर जे डेल्टा। तो y ई रेस टू पावर जे डेल्टा किससे मल्टीप्लाई होगा, ई नॉट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी से। तो y ई रेस टू पावर जे डेल्टा किससे मल्टीप्लाई हुआ, ई नॉट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी। एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा वाई ई नोट। इस वाई ई नोट को सपोज हम लिख लेते हैं आई नोट, तो हमारे पास करंट आ चुका है, जहां वाई हमने क्या रखा है, आई नोट अपॉन ई नोट। दिस इज कॉल्ड एडमिटेंस, क्योंकि वोल्टेज अपॉन करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस की डायमेंशन देता है, प्रतिरोध की देता है, उसी तरह से करंट और अपॉन वोल्टेज जो होता है वो एडमिटेंस, प्रवेशता की डायमेंशन देता है। अब हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं। इस बार हमें क्या मिला है, इस बार हमें मिला है ईएमएफ हम ये लेके चले थे, करंट हमें ये मिला है, करंट राइट, आई नोट की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू है।
तो हमारे पास पहला केस तो वही है। पहले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा की वैल्यू देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो डेल्टा के अंदर नीचे तो ये वैल्यू आई थी, ऊपर हमारे पास था ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ध्यान रखना केस वन कौन सा लेंगे। केस वन हम लेंगे ओमेगा एल की वैल्यू ओमेगा सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। हाँ, ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस, हाँ। तो इस कंडीशन में हमारा जो डेल्टा है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा तो ई हमारे पास क्या था, ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, और करंट हमारे पास आया था आई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस डेल्टा। करेक्ट। डेल्टा पॉजिटिव है तो कौन आगे है, कौन आगे है, ऑब्वियसली करंट हमारी आगे जा रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से ये कैसे है, तो इसको सिंप्लीफाई करके निकाला जा सकता है यार। देखो बता देती हूँ मैं, बात एक ही है वैसे। वो ओमेगा सी इसको सिंप्लीफाई करना है ना, ये रहा। हमें क्या मिला था वहां पे, जस्ट अ मिनट, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर था। एलसीएम लेके कर लो, ओमेगा एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। हमारे पास ये किससे मल्टीप्लाई होगा, किसके इक्वल दिया हुआ है, अच्छा ओमेगा बाय आर कॉमन ले रखा है ना, ओमेगा बाय आर ब्रैकेट के अंदर क्या है, सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल। आई जस्ट होप कि यही लिखा हुआ होगा, दैट्स इट। तो कुछ भी नहीं किया है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ओमेगा बाय आर कॉमन ले लो, तो फिर माइनस कैसे आएगा, हमने तो उसको कॉमन लिया यहाँ पे। हाँ ये टेन इनवर्स का बोल रहा है यार, सॉरी। हाँ टेन इनवर्स में ये हमारे पास इमेजिनरी कंपोनेंट था और ये हमारे पास रियल पार्ट था। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया और नीचे से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा, नीचे आर है ही। उसके बाद हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया, उसके बाद हमने ओमेगा वाई आर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ चुका है ना, ये हमारे पास आ चुका है टेन इनवर्स। तो दिस इज डेल्टा। ओके, तो आई होप ये समझ में आ चुका है। तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। अब अगर हमें डेल्टा पॉजिटिव चाहिए तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट जो है, कौन सा, सी इंटू, हमें सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन एल। करेक्ट। या फिर सी ग्रेटर देन, इसको नीचे ले जाओ, तो एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, जो की कंडीशन यहाँ लिखी हुई है। तो हमारे पास डेल्टा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर हमारा डेल्टा पॉजिटिव आता है तो करंट हमारी आगे चली जाएगी। करंट हमारी आगे क्यों जाएगी, क्योंकि हमारा पोटेंशियल था ये और हमारी करंट थी ये। अब क्योंकि हमने क्या लिया है, डेल्टा पॉजिटिव, तो एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे आपका साइन ले लेते हैं, चलो है ना, इसको साइन में लेते हैं, साइन ओमेगा टी होगा ये तो, और ये आपका होगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो टी इक्वल टू जीरो पे आपका ई तो सीधा सीधा जीरो आएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका करंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, करंट की कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो देख लेते हैं, ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ये देख लीजिए। टी इक्वल टू जीरो पे ई जो है वो तो जीरो हो रहा है, इसलिए ई का ग्राफ तो जीरो से शुरू हो रहा है, हुआ जीरो से शुरू। लेकिन करंट जो है वो करंट आपकी नॉट इक्वल टू जीरो है, और करंट की वैल्यू साइन डेल्टा के प्रोपोर्शनल थी, कुछ पॉजिटिव। तो ये देखो कुछ पॉजिटिव से शुरू हो रही है, करेक्ट, पॉजिटिव से शुरू हो रही है। सिमिलरली ये सर्किल वाला डायग्राम सेम टू सेम वैसा ही है। और अगर ये कंडीशन उल्टी हो जाती है तो डेल्टा नेगेटिव आता है। अगर डेल्टा नेगेटिव आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो डेल्टा अगर आपका नेगेटिव है तो ई तो आपका वही रहेगा, साइन ओमेगा टी। करंट आपका कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो टी इक्वल टू जीरो पर ई तो आपका जीरो से शुरू होगा, लेकिन करंट की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, माइनस का साइन डेल्टा, है ना। तो यहाँ पर देखो ई तो हो रहा है जीरो से शुरू, ये जीरो से शुरू हो रहा है, लेकिन करंट नीचे से जा रही है, करंट आपकी नीचे से शुरू हो रही है नेगेटिव वैल्यू से।
सिमिलरली इस तरह से यहाँ पे ग्राफ है। और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो दोनों सेम फेज में होंगे। तो देखो दोनों साथ में आ रहे हैं, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो ऑन, दैट्स इट। इसके लिए अगर हम क्वालिटी फैक्टर निकालें तो क्वालिटी फैक्टर के लिए हमारे पास क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि E और I अगर ये दोनों सेम फेज में रहें तो उसके लिए जरूरी है कि डेल्टा 0 हो जाए। और डेल्टा 0 होने का मतलब जो तीसरे नंबर की कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। तो ये 0 होना चाहिए हमारे पास। और अगर ये 0 होता है और हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो डेफिनेटली वो हमें मिल जाएगी। कैसे? ये देखो यहाँ पे डेल्टा का मान 0 होने के लिए ये कंडीशन बराबर होनी चाहिए ना। क्या है? C इज इक्वल्स टू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल्स टू L बाय C, करेक्ट। और कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल्स टू L बाय C माइनस का आर स्क्वायर। और हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये L स्क्वायर से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जब इधर आएगा तो एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें बचेगा 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, देख लो तो एक बार। हाँ 1 अपॉन एल सी माइनस ये, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो दिस इज ओमेगा आर। ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब हमारे पास इस कंडीशन में हमें Z जो है वो इसमें उल्टा होता है। पैरेलल में सीरीज रेजोनेंस में हमें क्या मिला था? सीरीज में हमें मिला था जब रेजोनेंस हो रहा था तो Z की वैल्यू मिनिमम थी और करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी। तो पैरेलल में बिल्कुल उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है कि रेजोनेंस पर Z जो होता है वो मैक्सिमम होता है और करंट जो मिलती है वो मिनिमम मिलती है। तो ग्राफ जो है उल्टे बनेंगे। नाउ अगर मान लीजिए R की वैल्यू हम इस तरह से रखें कि हमारे ओमेगा R में रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, अगर R की वैल्यू बहुत छोटी रखें तो R का स्क्वायर जो है वो और भी छोटा हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लगभग उतनी आ जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो एडमिटेंस है वो एडमिटेंस क्या मिलेगी? देखो इस कंडीशन में आपका डेल्टा तो 0 है ही है, ध्यान रखना डेल्टा तो 0 है। तो एडमिटेंस क्या मिलेगी? तो y का एक्सप्रेशन देखो जल्दी से, y क्या था? हम रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं, रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं। तो ये देखिए करंट, ये था आपका y। रेजोनेंस पे हम ये था वाई। रेजोनेंस पे बात करते हैं तो रेजोनेंस पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल हो जाती है, तो ये पार्ट तो खत्म। तो आपके पास y की वैल्यू क्या ही है? सिंपली r का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, सॉरी आर ही आएगा क्योंकि रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ना क्योंकि हम रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा आर लिखेंगे, दैट्स इट। यही y की वैल्यू है, दिखा देती हूँ आपको। ये रहा y की वैल्यू, और वो मिनिमम इसलिए होगी क्योंकि इसके साथ में प्लस में एक टर्म था जो चीज को बढ़ा सकता था, बट रेजोनेंस पे वो वैल्यू 0 हो चुकी है, इसलिए प्लस में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब ओमेगा आर की अगर वैल्यू रखें तो ओमेगा आर की स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 1/c माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। और उसको हम क्या लिख सकते हैं? आर सी बाई एल। कैसे? इसको सोल्व कीजिए, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये 1/LC इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? एक L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, L/C मिलेगा ना, L/C माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये C ऊपर चला जाएगा तो कितना मिल रहा है? RC/L। ये हमें y मिनिमम मिल रहा है। और y का उल्टा होता है z, अगर y मिनिमम है तो z मैक्सिमम मिलेगा और वो कितना हो जाएगा? L/RC। इसी तरह से करंट की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। करंट की हमने देखी थी, आई नोट हमने ऊपर देखा था, वो कितना था? y इंटू ई नोट था। तो आई नोट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? y मिनिमम इंटू ई नोट हो जाएगी। y मिनिमम आप निकाल चुके हो, उसको सिंपली ई नोट से मल्टीप्लाई कर दो और आप यहाँ पर ओमेगा आर की अगर वैल्यू रखते हो तो आपको कितना मिलेगा? डायरेक्टली यहाँ से ले लो। y मिनिमम कितना आया था? RC/L। तो y मिनिमम की जगह यहाँ पे रख दो RC/L और इसको मल्टीप्लाई कर दो ई नोट से, तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है। देखो RC ई नोट अपॉन एल मिल रही है। ग्राफ बिल्कुल उल्टा कर दो, करंट का बना दो जिसमें मिनिमम वाला बने और Z का बना दो जिसमें मैक्सिमम वाला मिले। और ये क्वालिटी फैक्टर वाइज इसके इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वालिटी फैक्टर वाला सीरीज में ही आएगा आपके, बाकी समझना चाहो तो समझ सकते हो। नाउ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ हाफ पावर पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे
कि जो हमें वाई मिनिमम मिली है। देखो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका देखना, सीरीज में हमने क्या किया था, करंट का ग्राफ ऐसा मिला था, यहाँ पर हमें आई की वैल्यू मिली थी मैक्सिमम, और हमने क्या किया था, हाफ पावर निकालने के लिए मैक्सिमम के अंदर √2 से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, हमें y की, और क्योंकि i हमारा कितना था, जो सेम i चीज में भी थी, इस बार हमें i का ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, तो इस बार हाफ पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर हमने √2 से डिवाइड किया तो हमें और नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे ग्राफ ही नहीं है तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो सीरीज में आपने √2 से डिवाइड किया था, इस बार हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं पर हमें i मिनिमम मिला था, यहीं पे हमें y मिनिमम मिला है, तो सॉरी हमारे पास y मिनिमम मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, √2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें हाफ पावर मिलेगा। तो यहाँ पर आई होप ग्राफ तो देखना पड़ेगा ए और बी कहाँ पे है, बना ही नहीं है यार ए और बी, ऐसा कैसे हो गया भाई, नहीं बना ही नहीं है ग्राफ ए और बी के, बता देती हूँ आपको। हाँ, सो हमारे पास जो है मिनिमम का ग्राफ है, उसको काट दो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इन पर जो है वो मिनिमम का √2 टाइम्स हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स y मिनिमम। अब एक्चुअल y का एक्सप्रेशन ये होता है, और y मिनिमम का हमने देखा अभी ये हो रहा है, दोनों साइड में स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे। डोंट गो फॉर दैट सॉल्यूशन, इसको आप सॉल्व ना करें तो ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये आप बहुत डिफिकल्टी में पड़ जाएंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा इसके अंदर वो है, मतलब किया जा सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट, है ना। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के और फिर सॉल्व किया है, या फिर आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए कि y इज इक्वल टू √2। एग्जाम में अगर आप ये लिख के आएंगे, ये एक्सप्रेशन लिख के आएंगे, और फाइनल सोल्यूशन में अगर ये भी लिख के आते हैं, कौन सा, ये, कि इसको सॉल्व करने से हमें ये मिलेगा, तो अगेन प्लस माइनस सी आर है, मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ रही हूँ, प्लस माइनस सी आर है, तो ω1 के करस्पॉन्डिंग प्लस, ω2 के करस्पॉन्डिंग माइनस, एक बार दोनों को ऐड करेंगे जैसा सीरीज में किया था, अब ऐड करके ट्राई कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा, उससे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, माइनस करने पर आपको ये मिलेगा, और उसके अंदर वो यूज करेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्वालिटी फैक्टर सेम वही आएगा जो आपका सीरीज के अंदर आया है, ठीक है। इस बार उसमें वोल्टेज एम्पलीफिकेशन था, इसमें करंट एम्पलीफिकेशन है, क्यों, क्योंकि आपकी जो करंट है वो मिनिमम आपको मिला था, वो कितना था, y मिनिमम इंटू ई नॉट, और y मिनिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, RC/L इंटू ई नॉट, राइट। और हमारे पास करंट अगर कैपेसिटर में, हमने पिछले केस में क्या देखा था, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल देखा था, इंडक्टर के अक्रॉस लिया था VL, इस बार हम करंट लेंगे, और मतलब पहले वोल्टेज लिया था, वो भी इंडक्टर के अक्रॉस, इस बार करंट लेंगे, वो भी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो IC हमारे पास जो होगा, वो जाहिर सी बात है Y, मतलब एडमिटेंस, जैसे I का फॉर्मूला होता है, वो होता है Y इंटू पोटेंशियल, और हमें क्या लेना है इस बार, ई नॉट, Y इंटू ई नॉट लेना है हमारे पास, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, करंट में उसमें इसका जो एडमिटेंस, ये जो होता है y को क्या बोल सकते हैं आप, y को बोल सकते हैं z का उल्टा भी, तो करंट हमारे पास होती है E0/Z, और ध्यान रखिएगा कैपेसिटर का जो z होता है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो होता है ω/c, सॉरी 1/ω/c, 1/ω/c क्या होता है, कैपेसिटर का एक तरह से रेजिस्टेंस बोल सकते हो। इंडक्टर का कितना होता है, ω/L, कैपेसिटेंस का कितना होता है, 1/ω/c, तो 1/ω/c को आपको क्या करना है, ई नॉट में डिवाइड करना है, तो ई नॉट अपॉन 1/ω/c, तो ये जाएगा सीधा ऊपर, कितना आ जाएगा, ω/c इंटू ई नॉट, ये देखिए, और क्योंकि रेजोनेंस पे बात हो रही है तो ω/r लेना है, तो आपके पास आ जाता है इतना। अब देखो आई, यहां से IOR की वैल्यू देखो, IOR की वैल्यू कितनी है, RC/L ई नॉट, IOR की वैल्यू कितनी है, RC/E0/L, ये तो है IOR, और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितनी मिली है हमें, अभी अभी हमने निकाली है, ω/R/C/E0, ω/R/C/E0, IOR के टर्म्स में लिखना चाह रहा है ये ICR को, क्योंकि ये टोटल करंट है, ये कैपेसिटर पे करंट है, तो ICR की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो उसने क्या एलिमिनेट किया है, C को एलिमिनेट किया है यार, ICR को लिखा है, चलो ICR डिवाइड कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है, आपके पास इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास ICR/IOR की वैल्यू निकालू मैं, तो ये हो रहा है ω/R/C/E0 डिवाइडेड बाय RC/E0/L, तो E0 से E0 कैंसिल आउट, C से C0 कैंसिल आउट, और ये हो जाता है ω/R/L
और विच इज नथिंग बट क्वालिटी फैक्टर। तो इसका मतलब ICR की वैल्यू हो रहा है Q टाइम्स IOR, यानी टोटल करंट सर्किट में अगर I नोट है तो उसका Q गुना होके कैपेसिटर में करंट फ्लो होती है, और Q टाइम्स होके होना हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन होना। बट इस टाइम करंट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो ये जो पैरेलल है इसमें करंट का एप्लीकेशन। एग्जाम में आपको कई बार इनका डिफरेंस पूछा जाता है, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होती है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इसमें हमने देखा रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इसमें हमारे पास Z की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो R होती है, जबकि यहाँ पर Z की वैल्यू मिली थी हमें, क्योंकि Y कितना मिला था, Y मिनिमम कितना मिला था, RC/L। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y का उल्टा होता है, तो L/RC। तो Z हमारे पास L और C पर डिपेंड कर रहा है, इसमें हमारे पास इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें हमारे पास Z की मिनिमम वैल्यू होती है और Y मैक्सिमम होता है, क्योंकि Z होता है 1/Y। तो Z अगर मिनिमम है तो Y मैक्सिमम, इसमें उल्टा होता है। ठीक है, इसमें करंट मैक्सिमम मिलती है, इसमें करंट मिनिमम मिलती है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट को एक्सेप्ट करने की वजह से इसे हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, सीरीज वाले को, और इसे हम रिजेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में आपको करंट जो है वो रेजोनेंस पे मैक्सिमम मिली, यानी कि जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की करंट हम फ्लो करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कि रेजोनेंस होती है उसमें सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलती है, यानी मैक्सिमम करंट को ये सर्किट के अंदर फ्लो होने देता है रेजोनेंस पे। जबकि पैरेलल में क्या हो रहा था, रेजोनेंस पे, यानी कि रेजोनेंस वाली करंट को वो रिजेक्ट करता है, तभी तो वो फ्लो नहीं होती है, मिनिमम करंट मिलती है हमें। तो पैरेलल सर्किट जो वो रिजेक्टर है और ये जो है वो एक्सेप्टर सर्किट है। बस आपका EMT पार्ट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, वो खत्म। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।